Hello friends, welcome to EduShare Center. Today we are going to discuss about the previous year question paper of child development and pedagogy. तो हमारा जो थियोरी जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। तो अभी हम जितना भी क्वेश्चन है इसका रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। जो पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका 2019, 2020 एंड 2021 वो सारा डिस्कस करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन। तो इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएंगे। तो जो आज पहले डिस्कस करेंगे ये आपका एलपी का क्वेश्चन है, लोअर प्राइमरी का। तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो पहले हम 2019 करेंगे, फिर 2020 करेंगे, फिर 2021 का करेंगे। ये पहले एलपी का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या है इसमें। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी व्हिच डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग इज नोन एज। साइकोलॉजी का ब्रांच है जो टीचिंग एंड लर्निंग को डील्स करता है, उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका ये एजुकेशनल साइकोलॉजी होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, द चाइल्डहुड स्टेज इज ए पीरियड बिटवीन। जो आपका चाइल्डहुड पीरियड था तो वो कौन सा वाला था? जो चाइल्डहुड पीरियड था वो आपका 5 to 12 ईयर्स जो था ये चाइल्डहुड था। जो हमने पढ़ा था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो उसमें जाके वीडियो में जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे मैं टेबल बना के दिया था कौन सा स्टेज का कौन सा पीरियड में आता है। जो 5 to 12 ईयर आता है ये चाइल्डहुड पीरियड में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है हमने क्या बोला था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। जो ग्रोथ है वो एक पार्टिकुलर स्टेज में जाके स्टॉप हो जाता है, और जो डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये आपका स्टार्टिंग से लेके ये आपका डेथ तक डेवलपमेंट होता रहता है। ये ओम टू टोम बोलता है और ये बात टू डेथ तक चलता है ये। तो इसमें देखिए पहले वाला ऑप्शन है इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये बिल्कुल सही है आपका। इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी। ये जो इट स्टॉप व्हेन मैच्योरिटी है ये आपका ग्रोथ का पार्ट है। ग्रोथ में जब बच्चा मैच्योरिटी में जाता है तब उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। फिर सी नंबर ऑप्शन देखिए, स्टॉप व्हेन द फिजिकल ग्रोथ स्टॉप। जब फिजिकल ग्रोथ स्टॉप होता है तब उसको वो स्टॉप हो जाता है। जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कभी भी स्टॉप नहीं होता है, फिजिकल ग्रोथ स्टॉप होता है लेकिन डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चलता है। और डी नंबर ऑप्शन देखिए, कंटिन्यूअस ओनली अप टू एडोलेसेंस। ये कंटिन्यूस अप टू एडोलेसेंस नहीं है, ये पूरा डेवलपमेंट कंटिन्यूस होता है बात टू डेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, द फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड इज अकम्पेंड बाय। जो इन्फेंसी पीरियड है उसमें जो फिजिकल ग्रोथ देखा जाता है वो कैसे अकम्पेंड करोगे? जो बच्चा है, छोटा बच्चा, उसमें फिजिकल ग्रोथ क्या होता है? पहले जो बच्चे का वो जो मोटर एक्टिविटी करता है बच्चा, तो उसी को फिजिकल ग्रोथ माना जाता है। जब बच्चा छोटा होता है पहले वो हैंड को मूवमेंट करेंगे, फिर उसका फिंगर को मूवमेंट करेंगे, फिर फिंगर दोनों को कंबाइन करके उसको मूवमेंट करेंगे, तो इसको मोटर एक्टिविटी बोलेंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका इन्फेंसी पीरियड में जो फिजिकल ग्रोथ देखा जाता है ये मोटर एक्टिविटी होगा। और इसमें और एक ऑप्शन देखिए, जो कोग्निटिव एबिलिटी है, कोग्निटिव एबिलिटी एक्चुअली ये डेवलपमेंट का पार्ट है। जो इन्फेंसी बच्चा होता है वो धीरे धीरे उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है। फिर एसिमुलेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। जो एसिमुलेशन ऑफ द इन्वायरमेंट मतलब वो इन्वायरमेंट से सीखता है, तो ये भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। जो डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? जो डेवलपमेंट आपका स्टार्ट होता है वो एक्चुअली प्री नटल पीरियड स्टेज से शुरू होता है। जब बच्चा माँ की पेट में होता है उसी से बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। चाइल्डहुड ये तो बाद में आता है। तो जो डेवलपमेंट होता है पहले वो प्री नटल स्टेज से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कैटेगराइज एज एक्टिविटी बेस्ड मेथड। कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक है जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड नहीं है? तो इसमें देखेंगे पहले वाला ऑप्शन जो है ये नंबर, आस्किंग द स्टूडेंट टू एक्सप्लोर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। बच्चे को हम बोल रहे हैं आप जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट है उसको एक्सप्लोर करिए, मतलब उसको देखिए, आप उसमें एक्सप्लोर करिए, आप करिए, उसके साथ खेलिए। तो ये वाला जो है ये आपका एक्टिविटी बेस्ड मेथड का एक पार्ट है, लेकिन हमको जो नॉट है वो ढूंढना है। एक्सप्लेन द चिल्ड्रन अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट यूजिंग द ब्लैक बोर्ड। जो बच्चे को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान है उसमें जो ब्लैक बोर्ड में वो जो टीचर है वो लिखेंगे, लिख के पढ़ाएंगे। तो ये वाला एक्टिविटी बेस्ड मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चे का कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, इसमें जो टीचर है वही एक्सप्लेन कर रहा है ब्लैक बोर्ड में लिख के। तो ये वाला नहीं है। और अभी ऑप्शन देखेंगे हम, तो इनकरेज द स्टूडेंट टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ। जो बच्चा को हम इंक्रेज करेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स है वो डिफरेंशिएट करने का, जो अलग अलग टाइप्स का लीव्स है उसको डिफरेंशिएट करने का। तो इसमें भी बच्चा का एक्टिविटी हो रहा है, बच्चा एक्टिविटी करके उसको डिफरेंशिएट कर रहा है।
और एक ऑप्शन है, हम देखेंगे डी नंबर ऑप्शन में क्या लिखा है। डी नंबर ऑप्शन में इसमें आपका लिखा है फैसिलिटेट्स द चाइल्ड टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड डिफरेंशिएट देम। बच्चे को बोलेंगे कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर है वो कलेक्ट कीजिए और उसका डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसमें भी बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, मतलब बच्चा खुद वो कलेक्शन करेंगे बाहर से और उसको डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन हमको इसमें नोट बोला है, जो नोट है नोट का आंसर कौन सा वाला होगा। इस टीचर है वो टीचर ब्लैक बोर्ड में लिख के एक्सप्लेन कर रहा है, इसको हम वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड नहीं बोलेंगे। नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए आप द टर्म साइकोलॉजी हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम। जो साइकोलॉजी का टर्म है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ था। जो साइकोलॉजिकल टर्म है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिन किया था और उस साइकोलॉजी का जो ग्रीक वर्ड से उसको लिया गया था और उसका मीनिंग क्या था वो हमने डिस्कशन किया था वीडियो में, वहाँ जाके आप डिटेल्स में पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। द ग्रोथ यूजुअली इंडिकेट्स। जो बच्चे का जो ग्रोथ है वो कैसे हम इंडिकेट्स कर सकते हैं। चेंजेस इन द सोशल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये जो ए नंबर है, जो सोशल बिहेवियर है बच्चे का, उससे हम ग्रोथ को इंडिकेट्स कर सकता है। ये बिल्कुल नहीं है, सोशल बिहेवियर डेवलपमेंट से इंडिकेट किया जाता है। चेंज इन इमोशनल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। जो इमोशनल बिहेवियर है बच्चे का, ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है। जो ग्रोथ है वो फिजिकली हम मेजर कर सकता है, उसको क्वांटिटेटिव मेथड भी बोला जाता है। और चेंज इन द क्वालिटी और कैरेक्टर। इसमें क्वालिटी और कैरेक्टर, जो क्वालिटी है ये आपका डेवलपमेंट का पार्ट है और कैरेक्टर ये भी नहीं है। तो जो लास्ट ऑप्शन बचा है आपका फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी व्हिच कैन ऑब्जर्व एंड मेजर्स। जो बच्चे का फिजिकल चेंजेस होता है बॉडी में वो मेजर कर सकते हैं हम उसको हम ग्रोथ बोलेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आपका, Which one of the following is a true statement corresponds to the cephalocordal principle। जो हमने दो प्रिंसिपल बोला था, एक सेफेलोकॉडल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल। जो सेफेलोकॉडल था उसमें आपका हेड टू टो था और जो प्रोक्सिमोडिस्टल था वो फ्रॉम सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड्स। तो इसमें देखेंगे अभी हम जो सेफेलोकॉडल है उसको बोला है कौन सा वाला है, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फुट। ये बिल्कुल सही है, हेड टू फुट है सेफेलोकॉडल में। बी नंबर ऑप्शन डेवलपमेंट इज फ्रॉम फुट टू हेड, ये नहीं है। और सी नंबर ऑप्शन डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम मिडिल टू पेरिफेरल। ये जो मिडिल टू पेरिफेरल है ये आपका प्रोक्सिमो डिस्टेंस का है, ये सेफेलोकॉडल का नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर ये वाला होगा, डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम हेड टू टो, जो सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल्स में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, हमने क्या बोला था, इंक्लूसिव एजुकेशन में हर तरह का बच्चा एक ही जगह पे क्लास में पढ़ाई करेंगे और जो बच्चा है उसके हिसाब से उसको टीचिंग दिया जाएगा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो प्रिंसिपल है वो कौन सा बेस पे है, ये एक्सेप्टेंस पे बेस पे है, मतलब सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसमें सेग्रीगेट तो नहीं होगा, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट, और एक्सक्लूशन मतलब क्लास से एक्सक्लूड करना, तो ये भी नहीं होगा। जो इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन प्रिंसिपल है वो एक्सेप्टेंस है, सब बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक साथ पढ़ेंगे और उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, If a child writes 16 as a 61 and get confused between B and D and this cause। जो बच्चा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, 16 को 61 लिखता है और गेट कन्फ्यूज बिटवीन B एंड D, दिस केस ऑफ। ये जो बच्चा लिखने का प्रॉब्लम हो रहा है, रीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें आपका लर्निंग डिसेबिलिटी में आया था। जो लर्निंग डिसेबिलिटी हमने क्या बोला था, डिसलेक्सिया, डिसग्रेफिया, डिसकैल्कुलिया। जो डिसलेक्सिया है वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज है और डिसग्रेफिया जो है वो राइटिंग डिसेबिलिटी है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो राइटिंग डिसेबिलिटी है ना, ये आपका डिसग्रेफिया है, लेकिन यहाँ पे डिसग्रेफिया नहीं दिया है, ये ब्रॉड टर्म में दिया है कौन सा वाला डिसेबिलिटीज़ है, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो ऐसा वाला सेम चीज़ आपका क्वेश्चन में आ सकता है, उसमें ऑप्शन आपका डिसलेक्सिया, डिसग्रेफिया, डिसकैल्कुलिया ऐसा दे सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। और इसमें बाकी ऑप्शन भी देखेंगे। में है किसको विजुअल इम्पेयरमेंट बोलेंगे, जो बच्चे का कोई बच्चे का एनी स्ट्रक्चरल लॉस, कोई बच्चे का पाँव का कुछ प्रॉब्लम है या तो हाथ का प्रॉब्लम है, एनी स्ट्रक्चरल लॉस है, उसको विजुअल इम्पेयरमेंट बोलेंगे। हमने पढ़ा था जो इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप एंड डिसेबिलिटी 3 टर्म पढ़ा था, जो वो वाला होगा। जो विजुअल इम्पेयरमेंट होगा वो इन स्ट्रक्चरल लॉस, और जो मेंटल इम्पेयरमेंट होगा, ये जो मेंटल इम्पेयरमेंट मतलब आपका जो मेंटली प्रॉब्लम है,
और जो मेंटल रिटार्डेशन होगा, तो ये हमने सारा डिस्कस किया था, मेंटल रिटार्डेशन क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, वहाँ जाके आप देख लीजिए, ये सारा चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला था, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रोल प्ले मेथड। जो रोल प्ले मेथड है किसको बोलेंगे, जो बच्चा कोई भी चीज़ को रोल प्ले है, वो बच्चा उसको कैरेक्टर को रोल प्ले करता है। जैसे किसी का भी कैरेक्टर ले लो आप, जैसे टॉम एंड जेरी का कैरेक्टर ले लो, तो अगर टॉम एंड जेरी के बारे में बोल रहा है तो बच्चा उसका रोल प्ले करके दिखाएंगे। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है। चाइल्ड ड्रॉस द पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट इन ए ड्राइंग बुक। ये जो रोल प्ले है, इसमें बच्चा ड्राइंग करने से ये रोल प्ले मेथड नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, चाइल्ड आंसर टू द क्वेश्चन गिवन बाय द टीचर ओरली। जो टीचर ओरली क्वेश्चन दे रहा है, बच्चा रिप्लाई कर रहा है, ये भी रोल प्ले नहीं है। चिल्ड्रन प्ले द कैरेक्टर जैक एंड जिल इन द क्लासरूम। ये बिल्कुल सही है, बच्चा जो है जैक एंड जिल का जो कैरेक्टर है वो प्ले कर रहा है क्लासरूम में, तो इसको रोल प्ले मेथड बोलेंगे। चिल्ड्रन सिंग ए ABC सॉन्ग, ये रोल प्ले नहीं है, जो कैरेक्टर का रोल प्ले होता है उसको रोल प्ले मेथड बोलेंगे। बच्चा किसी कैरेक्टर का रोल प्ले करके उसमें सीखेंगे, तो इसी को रोल प्ले मेथड बोलेंगे। नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, व्हेन द चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स हैज़ टू एडॉप्ट टू द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन सच टाइप ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड। जो बच्चे को एडॉप्ट करेंगे स्कूल में, इसमें खाली इंक्लूड करने का, इसमें दो टर्म है ना, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव। जो इंटीग्रेटेड है उसमें खाली नॉर्मल बच्चे के साथ डिसेबल बच्चे को ऐड करना है, तो उसको इंटीग्रेटेड बोलेंगे। और जो इंक्लूसिव है उसमें बच्चे को एडॉप्ट करेंगे, मतलब नॉर्मल बच्चे के साथ डिसेबल बच्चा को ऐड तो करेंगे और उसके हिसाब से टीचिंग भी करेंगे, तो उसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोलेंगे। जो यहाँ पे टर्म दिया है ना, टू एडॉप्ट, बच्चा को जब नॉर्मल क्लासरूम में एडॉप्ट करेंगे ना, तो उसमें बच्चे के हिसाब से भी उसमें टीचिंग दिया जाएगा। तो इसका आंसर आपका होगा इंक्लूसिव एजुकेशन। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसमें खाली बच्चे को नॉर्मल क्लासरूम में ऐड किया जाएगा, उसमें बच्चे के हिसाब से टीचिंग नहीं दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा था, व्हेन ए स्टडी फोकसेस ऑन वन पर्सन इन डेप्थ गिविंग ए डिटेल्स व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर कंडीशन और सेट ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड। जब बच्चे को इन डेप्थ स्टडी करेंगे उसको हमने क्या बोला था, उसको केस स्टडी बोला था। बच्चे का जब इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो उसको केस स्टडी बोला था। और इसमें हम देखेंगे ऑप्शन, ये जो सर्वे मेथड है, सर्वे मेथड क्या होता है, जो कोई भी जगह पे जाके आप उसमें सर्वे कर रहे हो, जैसे क्वेश्चनियर बना के आप जाके वहाँ पे दे रहे हो, उस चीज़ का सर्वे कर रहे हो। जैसे आपका जो पॉपुलेशन सर्वे होता है, सेंसस सर्वे होता है, ये सारा सर्वे मेथड में आता है। और जो इन डेप्थ स्टडी होता है ये आपका केस स्टडी होता है। और जो एक्शन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च क्या है आपका, इसमें एक्शन रिसर्च में आपका जो क्लासरूम का प्रॉब्लम है ना, उसको आप एनालिसिस करते हो। जो इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम है, मेथड ऑफ टीचिंग है, उसको आप एनालिसिस कर रहे हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके हिसाब से उसको डायग्नोसिस किया जाता है। और जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में क्या होता है, जो इसमें एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को निकालता है। जैसे कोई भी अगर चीज़ में कोई डिफ़िकल्टी आया, उसमें फाइंड किया ये डिफ़िकल्टी आया, फिर उसको क्यों आया, कैसे आया, तो उसके बारे में फिर डाटा कलेक्ट डाटा कलेक्ट करेंगे डिफरेंट मेथड से, फिर उसको जाके कंक्लूजन में आएंगे, तो इसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी बोलेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। कौन सा वाला कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मतलब क्या बोला था हमने, जो बच्चा खुद का खुद कंस्ट्रक्ट करके लर्न करता है, अपना वो जो बच्चा है वो लर्निंग बाय डूइंग करके लर्न करता है, या तो खुद का नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, उसको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवापोरेशन यूजिंग मॉडल। ये टीचर एक इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट कर रहा है एक मॉडल यूज़ करके, तो इसमें बच्चा का कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, बच्चा खुद का खुद कुछ भी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टीचर एक्सप्लेन टू द डिफरेंट अबाउट द ग्रेविटी एंड आस्क स्टूडेंट टू आंसर सम क्वेश्चन बाय द टीचर्स। इसमें टीचर एक्सप्लेन कर रहा है ग्रेविटी के बारे में और उसके बाद सम क्वेश्चन आस्क कर रहा है बच्चे को रिलेटेड टू ग्रेविटी। तो ये भी एक्टिविटी नहीं है, बच्चा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है इसमें। नेक्स्ट सी नंबर ऑप्शन देखिए, टीचर आस्क द स्टूडेंट टू सिट इंडिविजुअली एंड डू सेल्फ लर्निंग आफ्टर द क्लास टीचिंग। इसमें बच्चे को बोल रहा है आप अकेला बैठिए, आप सेल्फ लर्निंग कीजिए आफ्टर टीचिंग, जब टीचिंग खत्म होगा आप अकेला बैठ के आप सेल्फ लर्निंग कीजिए। ये भी बच्चे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। और डी नंबर ऑप्शन दिए, टीचर प्रोवाइड ए मैग्नेट एंड पिन टू स्टूडेंट एंड आस्क देम टू एक्सप्लोर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फोर्स।
इसमें बच्चे को मैग्नेट और पिन दिया जा रहा है और उसको बोल रहा है आप उसको एक्सप्लोर करके देखो कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स कैसे होता है। तो इसमें बच्चा खुद का खुद कर रहा है, तो इसमें आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में बच्चा खुद का खुद करता है और बच्चा खुद लर्न करता है। टीचर शोज द स्टूडेंट how to dissect a flower and then ask the children to do the same in hands on a manner and this method is called। एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को एक फ्लावर को डाइसेक्ट करके दिखा रहा है और बोल रहा है कि आप भी अपना आपसे इसको डाइसेक्ट करो। तो जो टीचर से वो पहले वो दिखा दिया है कैसे डाइसेक्ट करना है, फिर बच्चे को बोला है आप खुद करो। जो टीचर ने वो दिखा दिया है उसको हम डेमोन्स्ट्रेट बोलेंगे। वो जो टीचर है वो डेमोन्स्ट्रेट क्या है, तो इसका आंसर होगा आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और जो लेक्चर मेथड है, लेक्चर मेथड क्या होता है, ये जो लेक्चर मेथड है इसमें चॉक एंड टॉक मेथड होता है। जो टीचर है वो आके क्लासरूम में लेक्चर देके जाएंगे, बच्चा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जो नॉर्मली हम स्कूल में देखते हैं वो लेक्चर मेथड होता है। और जो प्ले वे मेथड है इसमें बच्चा खेल कूद में सीखेंगे, बच्चा को एक्टिविटी दिया जाएंगे, वो उसके साथ वो खेलेंगे, खेल के वो सीखेंगे, उसको प्ले वे मेथड बोलेंगे। और क्वेश्चनिंग मेथड कौन सा वाला होगा, बच्चे को क्वेश्चन करके टीचर जो है वो कोई भी, इसमें क्वेश्चनिंग मेथड कौन सा वाला होगा, जो टीचर होगा वो कुछ टॉपिक्स पर आएंगे फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसको क्वेश्चनिंग मेथड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। चिल्ड्रन नीड्स वाज कैटेगराइज एज। कैटेगराइज करेंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स उसमें क्या होता है, वो बायोलॉजिकल नीड्स होता है। बायोलॉजिकल नीड्स में जैसे बच्चे का हंगर होता है, आदमी का थ्रस्ट होता है, एक्सक्रिएशन होता है, जो एसेंशियल फॉर सर्वाइवल होता है उसको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स बोलेंगे। और जो साइकोलॉजिकल नीड्स होगा उसको क्या बोलेंगे, जो बच्चा इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे उसको साइकोलॉजिकल नीड्स बोलेंगे। जैसे जो छोटा बच्चा होता है उसको, जो एकदम छोटा होता है बच्चा इन्फेंसी, तो उसको फिजिकल केयर चाहिए। और जो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको बच्चे को एफिलिएशन चाहिए, बच्चे को अप्रूवल चाहिए। फिर जब बड़ा होता है जो उसमें अचीवमेंट चाहिए, नीड्स ऑफ पावर चाहिए। ये जो सारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है ये आपका साइकोलॉजिकल नीड्स है। जो चिल्ड्रन का नीड्स है ये दो ही है, एक तो बायोलॉजिकल नीड्स है और एक है जो इन्वायरमेंटल नीड्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्लासरूम वेयर द स्टूडेंट सिट इन ए रोज एंड द कॉलम्स एंड कीप क्वाइट लिसनिंग टू द लेक्चर ऑफ द टीचर ऑल द टाइम दिस रिफर्स टू। जब बच्चे को एक रोज में या कॉलम्स में बिठा देंगे, क्वाइट करके बिठा देंगे और खाली लेक्चर सुनने को बोलेंगे, उसमें बच्चे का कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, ये टीचर सेंटर्ड मेथड होगा। जो हमने दो पढ़ा था, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड एंड टीचर सेंटर्ड मेथड। जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है इसमें टीचर खाली फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है और जो बच्चा है खुद का खुद डूइंग करके लर्न करता है, लर्निंग बाय डूइंग से लर्न करता है। और जो टीचर सेंटर्ड मेथड होता है इसमें टीचर जो है वो सुप्रीम पावर होता है टीचर के पास, वो टीचर आके पढ़ाएंगे, बच्चा चुपचाप सुनेंगे, इसमें पैसिव लिसनर होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन में वही बोला है, बच्चा क्वाइटली सुनेंगे बैठ के, तो ये वाला आपका टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होगा। जो आपका जो लेक्चर मेथड है ये भी टीचर सेंटर के अंडर में आता है। और जो प्ले वे मेथड है ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड मेथड के अंडर में आएंगे। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टिव मटेरियल फॉर द चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। जो बच्चा विजुअल इम्पेयरमेंट है उसमें कौन सा एडेप्टिव मटेरियल्स नहीं है। हमको पता है जो बच्चा ब्लाइंड होता है उसको सिखाने के लिए बैरल स्लेट चाहिए, ये एडेप्टिव मटेरियल्स है विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए। और ये जो कैन है, कैन किसको बोलता है, वो जो विजुअल इम्पेयरमेंट में जो लाठी लेके चलता है ना उसको कैन बोला जाता है। तो ये भी ज़रूरत है, जो विजुअल इम्पेयरमेंट जो आदमी नहीं देख सकता है ना, तो उसको लाठी का वो ज़रूरत होता है वो चलने के लिए, उसको कैन बोलता है। और नेक्स्ट है ये ऑर्डिनरी प्रिंटेड टेक्स्ट बुक। ऑर्डिनरी प्रिंटेड टेक्स्ट बुक मतलब हमारा नॉर्मल टेक्स्ट बुक है। इसमें क्या बोला है, व्हिच इज़ नॉट द एडेप्टिव मटेरियल ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। जो ऑर्डिनरी टेक्स्ट बुक है ये नॉट होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी टेक्स्ट बुक तो विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन नहीं पढ़ सकता है, तो ये नॉट होगा, तो ये वाला नॉट वो होगा। और जो टेलर फ्रेम है, टेलर फ्रेम भी ये आपका मैथमेटिक्स लर्न के लिए ये एक डिवाइस है विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, तो ये भी विजुअल इम्पेयरमेंट का पार्ट होगा। तो इसमें हमारा नॉट बोला है, तो हमारा आंसर होगा ऑर्डिनरी प्रिंटेड टेक्स्ट बुक। जो ऑर्डिनरी प्रिंटेड टेक्स्ट बुक है ये हमारा नॉर्मल प्रिंटेड टेक्स्ट बुक है, इसमें से विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन लर्न नहीं कर सकता है। और 20 देखिए, लर्नर हु कुड नॉट अचीव व्हाट ही सपोज टू अचीव ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स।
जो बच्चे से एक्सपेक्टेशन होता है वो बच्चा अचीव नहीं कर पाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम अंडर अचीवर बोलेंगे। बच्चा का टैलेंट तो है लेकिन जो टीचर एक्सपेक्ट करता है उसके हिसाब से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। जैसे क्लास एक्टिविटी सारा में बच्चा अच्छा करता है लेकिन जो फाइनल एग्जाम का रिजल्ट होता है उसमें बच्चा नहीं कर पाता है, उसमें ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो होता है, तो इसको हम अंडर अचीवर बोलेंगे। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपका अंडर अचीवर होगा। और ये स्लो लर्नर कौन सा है? जो लर्निंग एकदम स्लो बेस में चलता है उसको स्लो लर्नर बोलेंगे। और गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन सा होगा? गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन सा वाला होगा? जो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन होगा वो गिफ्टेड चिल्ड्रन होगा। जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा, कोई एक पार्टिकुलर चीज़ में एकदम एक्सपर्ट होगा, तो उसको गिफ्टेड चिल्ड्रन बनेंगे। और जो क्रिएटिव लर्नर होगा, क्रिएटिव लर्नर कौन सा वाला होगा? वो जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेंगे, जो क्रिएटिवली चीज़ को करेंगे। इसमें बच्चे का डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा, कोई भी उसके सामने प्रॉब्लम दोगे तो वो 2-3 तरीके से सोचेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, तो इसको क्रिएटिव लर्नर बोलेंगे। तो इसका जो आंसर होगा आपका ये अंडर अचीवर होगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, द फंक्शनल इनकेपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन इन द डे टू डे लाइफ इज टर्म एज। जो बच्चा का फंक्शनल इनकेपेबिलिटी होता है डे टू डे लाइफ में, इसको हमने क्या बोला था? इसको हम बोलेंगे डिसेबिलिटीज़। जो बच्चा नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल ह्यूमन डे टू डे लाइफ में कर सकता है, जो डिसेबल चिल्ड्रन है वो नहीं कर पाता है। तो इसमें हमने 3 डेफिनेशन पढ़ा था, इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप और डिसेबिलिटीज़। तो इम्पेयरमेंट का मतलब होता था ये जो एनी स्ट्रक्चरल लॉस, कोई भी बच्चे में कोई बच्चे में कोई स्ट्रक्चरल लॉस हो गया, किसी का पाँव टूट गया या तो कुछ हो गया, तो ये इम्पेयरमेंट बोलेंगे। और हैंडीकैप किसको बोलेंगे? हैंडीकैप सोशली डिसएडवांटेज एक्सपीरियंस बाय द चाइल्ड, उसी को हम हैंडीकैप बोलेंगे। और जो डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी को क्या बोलेंगे? फंक्शनल इनकेपेबिलिटी ऑफ चाइल्ड। तो ये जो 21 का आपका आंसर होगा ये डिसेबिलिटी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया है। मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको बनाना है इसमें। तो इसमें हमने बोला था क्या? डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स। तो इसमें आपका प्रोजेक्टेड एड कौन सा वाला है, ऑडियो विजुअल एड्स कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल एड्स कौन सा है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें जैसे आपका पहले हम देखेंगे जो इजी वाला है वो देखेंगे, जो ऑडियो विजुअल एड्स है जिसमें ऑडियो भी आता है विजुअल्स भी आता है, तो ये आपका टेलीविज़न होगा। तो 1 के साथ 3 है। फिर आपको यहाँ पे ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन में ना आपको ये आंसर देखना है, वो पहले कोड देखना है कि कोई ऐसा है क्वेश्चन है जो आप अगर एक भी आता है ना आपको तो पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो हमें पता चल गया सी के साथ 3 है ना, तो अभी देखेंगे सी के साथ 3 कितने में है? 3 में है सी के साथ। तो ये वाला ऑप्शन जो 1 वाला है इसको हटाओ इधर से। और नेक्स्ट हम देखेंगे अगर हमको पता है कि प्रोजेक्टेड एड्स क्या है, अगर ये पता है प्रोजेक्टेड एड्स में आपको क्या होता है? ये फिल्म स्ट्रिप होता है। जो प्रोजेक्टेड एड्स मतलब प्रोजेक्ट में दिखाता है फिल्म स्ट्रिप से, तो उसको प्रोजेक्टेड एड्स बोलेंगे। तो बी के साथ 4 है, इसमें देखेंगे हम बी के साथ 4 इसमें है, तो बी के साथ 4 इसमें है। तो और दूसरा में 4 नहीं है, तो ये वाला आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा। तो आप 1-2 ऑप्शन देख के आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसमें बाकी सब भी हम करेंगे। जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स कौन सा वाला होगा आपका? ये जो स्पेसिमेन है ये नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होगा, ये प्रोजेक्ट में नहीं है इस स्पेसिमेन। जो एक्सपेरिमेंटल एड्स है, ये फील्ड ट्रिप्स है। तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है वो आपका स्पेसिमेन है। ये जो कोई भी इसमें प्रोजेक्ट करके आप नहीं दिखा सकते हो। जैसे कोई आप फील्ड विजिट में जाके कोई स्पेसिमेन कलेक्ट करके लेके आया तो उसको नॉन प्रोजेक्टेड एड्स बोलेंगे। या तो जो बायोलॉजी में आप होगा उसमें आप स्पेसिमेन को माइक्रोस्कोप के अंदर में देखते हो, तो ये नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होगा। और जो प्रोजेक्टेड एड्स होगा इसमें जो प्रोजेक्टर हम क्लास में देखते हैं ना, तो उसमें मूविंग पिक्चर होता है, तो ये सब आप फिल्म स्ट्रिप जो है इसको प्रोजेक्टेड एड्स में लेंगे। और जो ऑडियो विजुअल एड्स है, ऑडियो विजुअल में आपका ऑडियो भी आएंगे वीडियो भी आएंगे, तो इसमें टेलीविज़न होगा। और जो एक्सपेरिमेंटल एड्स होगा ये फील्ड ट्रिप्स होगा। फील्ड ट्रिप जो है ये एक्सपेरिमेंटल एड्स है। तो इसका हम डिटेल्स में पढ़ाया हूँ वीडियो में, वहाँ पे जाके आप दे सकते हो डिफरेंट टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 में देखिए, ये प्ले वे मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लर्निंग टेक प्लेस थ्रू। जो प्ले वे मेथड है इसमें बच्चा खेलकूद में सीखता है। बच्चा मतलब उसमें खेलने का चीज़ दिया जाता है, उसके साथ खेल के बच्चा सीखता है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें बच्चे का डूइंग करके सीख रहा है। मतलब
इसमें लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, बच्चा खुद का खुद वो चीज़ों के साथ खेल के सीख रहा है, तो ये लर्निंग बाय डूइंग बोलेंगे। जो लेक्चरिंग है, इसमें प्ले वे मेथड में लेक्चरिंग नहीं होगा। लेक्चरिंग वो होता है जो टीचर आके क्लास में लेक्चर देता है। और जो डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन हमने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था, जो टीचर है वो फ्लोर को डाइसेक्ट करने का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, फिर बच्चे को बोल रहा है आप इसके हिसाब से आप भी डाइसेक्ट करो, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड उसको बोलेंगे। और जो लिसनिंग है, लिसनिंग भी ये टीचर सेंटर्ड मेथड होगा, क्लास में बैठ के आप टीचर का लेक्चर सुनते रहिए, इसको लिसनिंग बोलेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, द एम्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज। जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है उसका एम्स क्या है, तो इसमें देखेंगे हम कंपेयर वन स्टूडेंट विद अनदर स्टूडेंट। जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का एम वो नहीं है, वो बच्चे की कोई एक बच्चे को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। कंपेयर वन स्टूडेंट विथ हिज प्रीवियस नॉलेज परफॉर्मेंस, बिल्कुल करेंगे। जो बच्चा है उसका जो प्रीवियस नॉलेज है और जो अभी क्या सीखा है, दोनों को कंपेयर करके उसमें देखेंगे बच्चा कितना लर्निंग किया है। अगर कुछ उसमें फॉल्ट आ रहा है तो उसके हिसाब से उसको डायग्नोस करेंगे और उसमें रेमेडियल टीचिंग दिया जाएंगे। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। नेक्स्ट 3 नंबर ऑप्शन देखिए, कंपेयर वन स्टूडेंट विद द होल क्लास। ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में ये कभी भी कंपेयर नहीं करता है। फिर कंपेयर वन स्टूडेंट विद द स्टूडेंट फ्रॉम द अनदर क्लास, ये सब भी नहीं होगा। ये जो कंपेयर करने वाला है ना, ये डिटेल्स में आप जब पढ़ेंगे, इसमें फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन होता है, फिर इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एस लर्निंग, ये सारा चीज़ आता है। इसका वीडियो में कवर कर दिया हूँ, वहाँ जाकर आप डिटेल्स में देख सकते हो। तो मेन जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है उसमें बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट में फोकस करता है और बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है वो चेक कराया जाता है, और जो न्यू नॉलेज है वो कितना लर्निंग गैप हो रहा है उसको फिर डायग्नोस करके उसमें रेमेडियल टीचिंग देने के लिए ये सारा चीज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन इज नॉट ए टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलास्टिक डोमेन। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो क्या होगा, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट ये थ्रू आउट द ईयर बच्चे को असेसमेंट करेंगे, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलेंगे। और जो समेटिव असेसमेंट है वो जो आपका एंड टर्म एग्जाम होगा या तो एनुअल एग्जाम होगा, हाफ ईयरली एग्जाम होगा, ये आपका फॉर्मेटिव, ये आपका समेटिव असेसमेंट होगा। ये दो टर्म है, समेटिव एंड फॉर्मेटिव, ये आपको याद रखना है। तो इसमें देखेंगे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है, बच्चे को ऑब्जर्व करने का, ये फॉर्मेटिव का है, लेकिन हमको नोट ढूंढना है कौन सा वाला नोट है। और इसमें स्कॉलास्टिक डोमेन के बारे में बोला है। इसमें दो चीज़ होता है, स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक होता है। जो स्कॉलास्टिक होता है ये आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे आपका साइंस हो गया, मैथ सब्जेक्ट हो गया, ये को स्कॉलास्टिक डोमेन है। और जो को स्कॉलास्टिक डोमेन है ये आपका एक्टिविटी हो गया, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गया, ये सारा चीज़ को स्कॉलास्टिक डोमेन में आएंगे। तो ये क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो स्कॉलास्टिक डोमेन कौन सा वाला नहीं है। जो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है, बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे हम, क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर है। इसमें पीआर असेसमेंट शीट, बच्चे को पीआर में असेस करेंगे, एक बच्चा दूसरे का बच्चे का वो असेस करेंगे, पीआर असेसमेंट होगा इसमें फॉर्मेटिव में। ये जो टर्म इन एग्जामिनेशन है ना, टर्म इन एग्जामिनेशन ये फॉर्मेटिव का पार्ट नहीं है, ये आपका समेटिव का पार्ट है। ये एट द एंड ऑफ द ईयर आपको टेस्ट लिया जाता है, ये समेटिव इवैल्यूएशन बोलेंगे। और जो मंथली टेस्ट है, मंथली टेस्ट भी आपका ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंडर में आएंगे, लेकिन इसमें हमें बोला है कौन सा वाला नोट है। तो ये जो टर्म इन एग्जामिनेशन है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन। जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है ये एक स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो इवैल्यूएशन होता है ये खाली स्कूल में होता है। ये दूसरा जगह पे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आप यूज़ नहीं कर सकते, ये खाली स्कूल में कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, इफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू। इसमें हमने बोला था जो बेंजामिन ब्लूम है उसमें टेक्सोनॉमी दिया था कोग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। इसमें जो थिंकिंग है, थिंकिंग आपका कोग्निटिव डोमेन का पार्ट है। जो फीलिंग्स है ये आपका इफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। तो हमें ये इफेक्टिव डोमेन पूछा है तो इसमें फीलिंग्स होगा। और जो डूइंग बच्चा कुछ करके वो सीख रहा है तो ये साइकोमोटर डोमेन का पार्ट्स होगा। तो ये आप याद रखना, जो मेंटल डेवलपमेंट होगा बच्चे का उसको थिंकिंग बोलेंगे या तो कोग्निटिव डोमेन बोलेंगे। जो बच्चे का एटीट्यूड होगा, उसका बिहेवियर डेवलपमेंट होगा, ये फीलिंग्स होगा, ये इमोशन होगा, ये आपका आएंगे इफेक्टिव डोमेन के अंडर। और जो बच्चा मोटर एक्टिविटीज़ करके सीखेंगे,
कुछ बच्चे खुद का खुद करके सीखेंगे, डूइंग करके सीखेंगे, तो इसको आपका साइकोमोटर डोमेन बोलेंगे। को स्कॉलस्टिक एरियाज अंडर द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रिफर्स टू, हमने अभी बोला था दो होता है, स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक। जो स्कॉलस्टिक होता है ये आपका सब्जेक्ट बेस होता है, मैथ साइंस ये सब स्कॉलस्टिक डोमेन होता है, और जो को स्कॉलस्टिक है ये आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है। ये जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है इसमें आपका स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक दोनों को लिया जाता है। जो को स्कॉलस्टिक है वो अभी देखेंगे, सब्जेक्ट बेस एरिया आपका स्कॉलस्टिक डोमेन के अंडर में आता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही होगा, ये आपका ये को स्कॉलस्टिक डोमेन के अंडर में आता है। टूल्स फॉर असेसमेंट ये नहीं है, टूल्स फॉर असेसमेंट हम फॉर्मेटिव समेटिव ये सबको टूल्स एंड असेसमेंट बोलेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, द कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व द सिस्टमेटिक यूज ऑफ सिग्नल एंड सिंबल टू ट्रांसफॉर्म एंड अचीव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट इस फेनोमेनन इज नोन एज। जो बच्चा सिग्नल यूज़ करेंगे, सिंबल यूज़ करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको दो टाइप का कम्युनिकेशन होता है, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें आपका जो बोल के बात करता है ना, बोल के जो कम्युनिकेशन करता है, इसमें ऑडियो होगा, जो वो जिसमें ऑडियो इन्वॉल्व होगा बोल के बात करने का, उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे। और जो गेस्चर्स हो गए, आप सिंबल यूज़ करेंगे, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो इसमें सिग्नल सिंबल की बात क्या है, तो इसमें तो वर्बल कम्युनिकेशन होगा ही नहीं इसमें। और देखेंगे इसमें क्या क्या ऑप्शन है। इसमें आपका है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिल्कुल होगा, साइन सिंबल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगे। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों बिल्कुल नहीं होगा। दोनों एक साथ कब होगा, जब आप बात भी कर रहे हो और उसके साथ गेस्चर भी यूज़ कर रहे हो, तो इसको वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे। नेगेटिव कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हिच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है इसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेंगे, खुद का खुद करके सीखेंगे, और इसमें बोला है कौन सा वाला नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ए नंबर ऑप्शन, द स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज ऑन देयर ओन। बच्चा खुद का नॉलेज खुद करेंगे, तो ये वाला कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का पार्ट है, हमें नोट ढूंढना है। द क्लासरूम इन्वायरमेंट इज डेमोक्रेटिक। जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है ये डेमोक्रेटिक होना चाहिए। बच्चा जैसे सीखना चाहता है टीचर को उसी की तरफ से सिखाना चाहिए, और जो बच्चा कोई भी डाउट होगा तो टीचर को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो ये भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का पार्ट है। इसमें टीचर ऐसे फैसिलिटेटर, टीचर खाली गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, बच्चा खुद का खुद करेंगे, ये भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का पार्ट है। और इसमें देखिए, टीचर नेवर आस्क क्वेश्चन एंड दे आर नॉट अलाउड टू डू। बच्चे कभी भी क्वेश्चन आस्क नहीं करेंगे, उसको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे क्वेश्चन आस्क के लिए। तो हमें बोला है इसमें कौन सा वाला कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं है, तो ये वाला नहीं है, ये राइट आंसर होगा। तो ये हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर यहाँ से ख़त्म होता है। अभी हम 2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द 2020 क्वेश्चन पेपर। तो इसका पहले क्वेश्चन देखेंगे हम, Which one of the following is not a step of diagnostic testing। कौन सा जो स्टेप है वो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग नहीं है। इसमें आपको दो चीज़ जानना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या है और रेमेडियल मेजर्स क्या है। जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग उसको बच्चे को टेस्ट किया जाता है वो किस में लैग हो रहा है। जो बच्चा कोई भी चीज़ में अगर लैग हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग यूज़ करेंगे। फिर जब उसका जो फॉल्ट है, कहाँ पे लैग हो रहा है, वो हमको पता चलेंगे आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात, तो उसको हम रेमेडियल मेजर देंगे। मतलब उसको क्या ज़रूरत है, या तो उसको कोई टीचिंग समझ में नहीं आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से उसको रेमेडियल मेजर देंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसमें बोला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। ये जो सिलेक्शन फॉर रेमेडियल टीचिंग है, ये आपका रेमेडियल टीचिंग का पार्ट है। रेमेडियल टीचिंग में आप क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप सिलेक्शन करोगे मटेरियल्स को, कौन सा टीचिंग मटेरियल यूज़ करना चाहिए बच्चे को रेमेडियल टीचिंग देने के लिए। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का बात नहीं है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग रेमेडियल टीचिंग से पहले आता है, तो ये वाला नहीं है आपका। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, लोकेटिंग द एरर्स ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी। बच्चे का जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज है, जो एरर है उसका, वो हम लोकेट करेंगे। ये बिल्कुल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का पार्ट है।
आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट हु नीड हेल्प, जो बच्चे को आइडेंटिफाई करेंगे जिसको हेल्प चाहिए, ये भी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का पार्ट है। डिस्कवरिंग द कैजुअल फैक्टर, जो बच्चा का कैजुअल फैक्टर है, क्या प्रॉब्लम फील कर रहा है, वो भी एक डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का पार्ट है। तो हमें नोट बोला है तो नोट होगा हमारा, ये वाला आंसर होगा हमारा। नंबर 2 देखिए, द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू टीच द स्टूडेंट इज बाय, जो बच्चे को टीचिंग करने के लिए कौन सा वाला इफेक्टिव टीचिंग होगा। तो पहला वाला ऑप्शन है हमारा ड्राइंग पिक्चर ऑन द ब्लैक बोर्ड, जो अगर पिक्चर को हम ब्लैक बोर्ड में ड्राइंग करेंगे तो ये इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगा। इफेक्टिव टीचिंग तब होगा बच्चे का जब लर्निंग बाय डूइंग होगा। तो इफेक्टिव टीचिंग आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड में होना चाहिए। 2 मेथड है आपका, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड। तो ये जो इफेक्टिव टीचिंग है ये लर्नर सेंटर्ड मेथड में होता है और इसमें बच्चा खुद करके लर्न करेंगे। शोइंग द पिक्चर टू ऑल द स्टूडेंट, बच्चे को पिक्चर शो करने से इफेक्टिव टीचिंग नहीं होता है। गिव डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देने से भी इफेक्टिव टीचिंग नहीं होता है। कि स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटी, बच्चे को एक्टिविटी करने को बोल रहे हो आप, मतलब बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करने को बोल रहे हो, तो ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है, असेसमेंट कंडक्ट बाय द टीचर्स ऑन ए स्टूडेंट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। इसमें जो असेसमेंट है ये 2 टाइप का है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। एंड असेसमेंट एस लर्निंग भी एक एक्स्ट्रा पार्ट है, वो 4 के अंडर में आता है और इसको फॉर्मेटिव और समेटिव के अंडर भी आप लेके आ सकते हो ये दोनों को। तो असेसमेंट कंडक्ट ड्यूरिंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में होता है, जो थ्रू आउट द ईयर बच्चे को एसेस किया जाता है, उसको हमने क्या बोला था, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोला था या तो असेसमेंट फॉर लर्निंग बोला था। तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम, आइडेंटिफाई द स्टूडेंट फॉर प्रमोशन, बच्चे को प्रमोशन के लिए एक क्लास से दूसरे जाने के लिए आइडेंटिफाई करेंगे, ये बिल्कुल नहीं है, ये आपका समेटिव का होगा, ये ऑफ का होगा, असेसमेंट ऑफ का होगा। नेक्स्ट देखिए, इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, ये जो है अगर आप डेली उसमें बच्चे को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चे को एसेस करोगी तो उसमें बच्चे का जो कैसे सीख रहा है कैसे नहीं सीख रहा है, हर लर्नर जो है वो अलग अलग स्टाइल से लर्न करता है। तो आप जो टीचर वो बच्चे के हिसाब से आप जो टीचिंग मेथड है वो इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, फाइंड आउट द ब्रिलियंट स्टूडेंट को हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। अवार्ड ग्रेड टू द स्टूडेंट, जो अवार्ड और ग्रेड देता है ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग का है और इसमें आप समेटिव असेसमेंट भी बोल सकते हो। तो इसमें आपका जो बोल रहा है असेसमेंट कंडक्ट ड्यूरिंग ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो ड्यूरिंग हो रहा है ना, तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है और इसको आप फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोल सकते हो। तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन CCE कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द टर्म कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रिफर्स टू, जो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है इस किसको रिफर कर रहा है, जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस इसका टर्म है ना, तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस की बोला जाता है इसमें, क्योंकि ये बच्चे का स्कॉलस्टिक डोमेन भी लेता है और को स्कॉलस्टिक डोमेन भी लेता है। मतलब जो बच्चे का सब्जेक्ट में कितना उसको मार्क्स आ रहा है या तो कितना अच्छा कर रहा है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है, और बच्चे का जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जैसे अब बच्चा ड्राइंग किया है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो ये दोनों चीज़ को लेके उसका बच्चे का इवैल्यूएट करा जाता है। तो इसलिए CC का जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है वो कॉम्प्रिहेंसिवनेस यहाँ से आता है, क्योंकि इसमें स्कॉलस्टिक एंड कोस्टलिस्टिक दोनों एरिया को लेता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे अभी, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल द स्कूल सब्जेक्ट, ये खाली स्कॉलस्टिक डोमेन में होगा। इवैल्यूएशन ऑफ को स्कॉलस्टिक एरिया, ये खाली को स्कॉलस्टिक के बारे में बोल रहा है, और ये जो CC है इसमें दोनों आता है। इवैल्यूएशन फॉर स्कॉलस्टिक एरिया ये भी नहीं होगा। तो इवैल्यूएशन ऑफ बोथ स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एरिया ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो CC है ये आपका स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक दोनों को लेता है और फाइनली जाके इसको इवैल्यूएट करता है। नंबर 5 देखिए, इफ़ स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लास द टीचर शुड, एक बच्चा को अगर समझ में नहीं आ रहा है टीचर जो क्लास में टीचिंग कर रहा है तो इसको क्या करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देखेंगे अभी, रिपीट द लेसन अगेन, बच्चे को वही लेसन अगर रिपीट करेंगे तो बच्चे को क्या समझ में नहीं आ रहा है, पहले का लेसन ही समझ में नहीं आ रहा है, तो समथिंग इसको मॉडिफाई करना चाहिए ना, तभी तो बच्चे को समझ में आएंगे। तो उसी को रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं। टीच द लेसन गिविंग अगेन मोर एग्जाम्पल, बच्चे को और ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ ये टीचिंग को करना चाहिए, तभी बच्चे को समझ में आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेसन सो दैट सिलेबस कवर्ड, इसमें बोल रहा है नेक्स्ट लेसन में प्रोसीड करना चाहिए, सिलेबस कवर होना चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। इवैल्यूएट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, ये जो प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट है ना, ये
कब किया जाता है? जब टीचिंग स्टार्ट करता है ना टीचर, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता है, वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो प्रीवियस नॉलेज चेक किया जाता है, कितना बच्चे का प्रीवियस नॉलेज है उस टॉपिक्स के बारे में, फिर जाके वो टीचिंग शुरू कर देता है। नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम? कौन सा फैक्टर है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंट्रीब्यूट नहीं करता है? तो 1 नंबर ऑप्शन देखिए, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द चिल्ड्रन। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड का कोई हाथ नहीं है इसमें। और नेक्स्ट देखिए, क्लासरूम एक्टिविटीज़ दैट इनकरेज द लर्निंग। जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ है ये बच्चे को इनकरेज करता है, ये बिल्कुल करेक्ट बोला है। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, बच्चा लर्निंग एक्सपीरियंस करके लर्निंग कर रहा है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, ये भी करेक्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। टीचर्स नॉलेज, टीचर नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो हमें बोला है व्हिच वन इज नॉट फैक्टर फॉर कंट्रीब्यूटिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इफेक्टिवनेस ऑफ ए क्लासरूम टीचिंग हैज़ टू बी जज बाय। एक इफेक्टिवनेस क्लासरूम को आप कैसे जांच कर पाओगे? तो पहले वाला बोला है स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम होके भी क्या फ़ायदा भाई? अगर स्मार्ट क्लासरूम होगा, हाईफाई होगा, अगर टीचर उसमें अच्छे से टीचिंग नहीं कर पाएंगे तो इस स्मार्ट क्लासरूम का क्या फ़ायदा? कोर्स कवरेज, कोर्स को कवर्स करने से इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं होता है, बच्चे को कुछ सीखना चाहिए। हाईली क्वालिफाइड टीचर, हाईली क्वालिफाइड टीचर का भी कोई लाभ नहीं है। अगर टीचर बच्चा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है टीचर का टीचिंग को, तो क्या फ़ायदा हाईली क्वालिफाइड टीचर होकर। और नेक्स्ट ऑप्शन है लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। जो बच्चे का लर्निंग आउटकम है ना, जो अगर बच्चे अच्छा कर रहा है आपका टीचिंग से, दैट मीन्स योर टीचिंग इज़ वेरी इफेक्टिव, दैट इज़ द राइट आंसर। इफेक्टिव टीचिंग ऑफ क्लासरूम का ये लर्निंग आउटकम्स होना चाहिए बच्चे का, तभी हम पता चलेंगे कि आपका जो टीचिंग है ये बच्चे के लिए इफेक्टिव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज मस्ट फॉर एलिमेंट्री स्कूल टीचर बिकॉज। एक एलिमेंट्री टीचर को चाइल्ड का साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल ये हर टीचर को पता होना चाहिए एक साइकोलॉजी, बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, इट हेल्प टीचर हाउ टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। बच्चे का साइकोलॉजी जान के क्या करोगे आप स्कूल में डिसिप्लिन लाने के लिए? ये बिल्कुल नहीं है। और ऑप्शन देखिए, इट हेल्प द टीचर इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड। ये टीचर्स को हेल्प करता है एक बच्चे के बिहेवियर को जानने के लिए। अगर आप ऐसे टीचर हो, आप बच्चे का बिहेवियर जानते हो ना, बच्चा कैसे मतलब पढ़ता है, बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, तो तब आप उसके हिसाब से टीचिंग डिज़ाइन कर सकते हो और बच्चे का जो इनेट पोटेंशियल है ना वो निखर के ला सकते हो आप उसको, और ज़्यादा उसमें उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से आप चीज़ दे सकते हो, तो वो ज़्यादा और डेवलप कर पाएंगे अपना जो उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होंगे अगर उसकी कैपेबिलिटी हिसाब से आप उसको टास्क दोगे तो एक टीचर को बिल्कुल जानना चाहिए चाइल्ड की बिहेवियर। इट हेल्प द टीचर टू रिफ्लेक्ट अपॉन द सिलेबस। ये टीचर को सिलेबस में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। इट हेल्प द टीचर हाउ टू एसेस द चिल्ड्रन। ये हाउ टू एसेस द चिल्ड्रन ये भी कोई फ़ायदा नहीं है चाइल्ड साइकोलॉजी से। चाइल्ड साइकोलॉजी बच्चे का बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, स्टूडेंट अचीवमेंट मेनली डिपेंड ऑन। एक जो स्टूडेंट अचीवमेंट मेनली डिपेंड ऑन, अभी इसका क्वेश्चन किया था हमने, स्टूडेंट अचीवमेंट कैसे डिसाइड कर सकते हो आप? जब टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव होगा तभी बच्चे का अचीवमेंट उसमें से होगा। तो वही क्वेश्चन को इसमें घुमा फिरा के कर दिया है, तो इसको डिस्कशन करके फ़ायदा नहीं है। तो इसको राइट आंसर ये होगा, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। और ऑप्शन देखिए, गुड स्टडी मटेरियल। गुड स्टडी मटेरियल से बच्चे का अचीवमेंट कैसे डिपेंड कर पाओगे? पेरेंट्स इन्वॉल्व में भी बच्चे का कोई अचीवमेंट का हाथ नहीं है। और जो प्राइवेट ट्यूशन है, प्राइवेट ट्यूशन भी ये एक नेगेटिव टर्म है। जो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसी से बच्चे का जो अचीवमेंट है वो मेनली डिपेंड करता है। अचीवमेंट कौन सा होता है? जो आपका एंड टर्म एग्जाम होता है ना, जो फाइनल एग्जाम होता है या तो एनुअल एग्जाम होता है, वहाँ पे आपको कितना मार्क मिला है, तो उसी को हम अचीवमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ए स्टूडेंट हु हैज़ डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग द अटेंशन बिकॉज ऑफ द लिमिटेड एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड मे बी डायग्नोज। जो बच्चा कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है और लिमिटेड एबिलिटी होता है उसमें कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसका कौन सा वाला होगा ऑप्शन? तो इसका आपका आंसर होगा आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चे का जो अटेंशन है उसमें प्रॉब्लम होता है बच्चे को। और ये जो ड्रोन सिंड्रोम है, ड्रोन सिंड्रोम का मतलब क्या है? जो बच्चे का सेल डिवीज़न होता है ना, जब बच्चे का जन्म होता है सेल डिवीज़न में, वो सेल डिवीज़न में एरर आ जाता है, उसको ड्रोन सिंड्रोम बोलता है।
ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये एक इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर है। बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होता है वो उसमें प्रॉब्लम होता है, इसको डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। इसका अगर कभी भी क्वेश्चन में आएंगे तो डिफेक्ट इन द सेल डिवीजन करके आएंगे ये डाउन सिंड्रोम का। मेंटल रिटार्डेशन भी एक स्लो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। बच्चे का जो आईक्यू होता है इसमें बहुत कम होता है मेंटल रिटार्डेशन बच्चे का। इसमें मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है, बच्चा थोड़ा लेट करके वॉक करता है, लेट करके स्पीक करता है। जैसे नॉर्मल बच्चा 11-12 मंथ में वो अच्छे से चल पाता है, लेकिन जो मेंटल रिटार्ड चाइल्ड होगा उसमें थोड़ा टाइम लगता है उसको वॉक करने में। और ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म लेक ऑफ सोशल इंटरेक्शन स्किल। इसमें सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता है बच्चा, वो अपने आप में रहता है, वो अपना जो सोशल इंटरेक्शन है उसमें बच्चे को प्रॉब्लम होता है। हाउ शैल यू डील विद द चाइल्ड हु इज़ इन द हैबिट ऑफ कमिंग लेट इन द स्कूल। जो बच्चा डेली लेट आता है स्कूल में, उसको उसके साथ कैसे डील करोगे आप। तो पहला ऑप्शन है शेल गिव फिजिकल पनिशमेंट। बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट नहीं दोगे क्योंकि बच्चा लेट आ रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है उसका। कंप्लेन टू द हेड ऑफ द स्कूल। कंप्लेन भी आप नहीं करोगे हेड ऑफ द स्कूल का। शेल इन्वाइट द चाइल्ड गार्जियन फॉर डिस्कशन। गार्जियन को बुला के आप उसके साथ डिस्कशन करोगे। कोई बच्चा जो है वो तुम लो इनकम फैमिली से होता है, उसको अपने पेरेंट्स को हाथ बटाना पड़ता है, उसको इनकम करना पड़ता है, तभी जाके फैमिली चलता है। इसलिए पेरेंट्स को बुला के उसको डिस्कस करना चाहिए। बच्चे खुद लेट करके आ रहा है या तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो लेट करके आ रहा है, ये बिल्कुल आपका सही होगा। शैल गिव स्ट्रॉन्ग वार्निंग। बच्चे को स्ट्रॉन्ग वार्निंग कभी भी नहीं देना चाहिए। बच्चे के साथ हमेशा अच्छा बिहेव करना चाहिए स्कूल में। तो ये वाला आंसर होगा आपका सी नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हुइच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज बीइंग गिफ्टेड। जो बच्चा गिफ्टेड होगा कौन सा वाला इसमें से कंसिडर नहीं करोगे आप। जिसका क्रिएटिव आइडिया होगा, ये तो गिफ्टेड बच्चा में क्रिएटिव होता है, इंटेलेक्चुअल होता है उसमें। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, फाइटिंग विद अदर। जो बच्चा दूसरे के साथ फाइट कर रहा है, इसमें तो गिफ्टेड नहीं होगा इसका। नॉवेल्टी इन एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन में बहुत नॉवेल्टी होता है। क्यूरोसिटी, चीज़ों को नया चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखने के लिए क्यूरोसिटी होता है। तो ये सारा गिफ्टेड चिल्ड्रन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन जो बच्चा फाइट करता है दूसरे बच्चे के साथ, ये गिफ्टेड चिल्ड्रन का कोई भी ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, स्कूल इज ए डैश इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। बच्चे का जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है ये फैमिली होता है, और जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है वो स्कूल होता है बच्चे का। तो स्कूल इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एलिमेंट्री स्कूलिंग स्टेज कवर्स द एज ग्रुप ऑफ। जो एलिमेंट्री स्कूल है उसमें कौन सा एज ग्रुप कवर किया जाता है। जो एलिमेंट्री स्कूल है ये बेसिकली आपका क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक है। इसमें लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों मिलकर एलिमेंट्री स्कूल बोला जाता है। तो आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट में पढ़ा होगा, जो बच्चे का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगा एलिमेंट्री स्कूल के लिए, वो 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज है। तो उसी में दिया था राइट टू एजुकेशन एक्ट में, जो बच्चे का जो एलिमेंट्री स्कूल का जो एज होगा वो 6 to 14 ईयर्स होगा। इसमें बच्चे को एलिमेंट्री स्कूल हो जाता है और इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए प्ले वे मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लर्निंग टेक प्लेस थ्रू। जो बच्चा प्ले करके सीख रहा है, तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा डूइंग करके सीख रहा है। तो इसका सीधा आंसर होगा ये डूइंग। जो बच्चा खुद खेल कूद में सीख रहा है, अपने आप कुछ एक्टिविटी करके सीख रहा है, तो इसको लर्निंग बाय डूइंग बोलेंगे। ये जो लेक्चरिंग है, लेक्चरिंग मतलब टीचर लेक्चर देना, ये लेक्चरिंग मेथड नहीं होगा। सीइंग मतलब कोई चीज़ को देख के सीख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। लिसनिंग, ये टीचर आके लेक्चर दे रहा है, बच्चा खाली सुन रहा है, ये भी प्ले वे मेथड का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। ये जो ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज है ये क्यों दिया जाता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हमने पढ़ा था ऑडियो एड्स, ऑडियो लर्निंग एड्स, विजुअल लर्निंग एड्स। तो जो ऑडियो विजुअल एड्स होता है ना, इसमें दोनों होता है। इसमें ऑडियो भी होता है, इसमें विजुअल भी होता है। जैसे टेलीविज़न को हम ऑडियो विजुअल एड्स होता है। तो इसको मेनली दिया जाता है बच्चे का जो सेंस है ना, सेंस को ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए। जो बच्चा है कैसे सीखता है, कोई बच्चा है वो ऑडियो से सीखता है, कोई बच्चा विजुअल से सीखता है, कोई बच्चा है काइनेस्टिक या तो टेक्टाइल लाना होता है, फीलिंग या टचिंग से सीखता है। जो बच्चे को अगर ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे ना उसका एक्टिविटीज़ में, तो उसका मैक्सिमम जो सेंस है उसको इन्हेंस किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूटिलाइजेशन मैक्सिमम सेंस टू इन्हेंस लर्निंग। बाकी ऑप्शन भी देखेंगे। ए ऑप्शन है फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट। ये असेसमेंट का पार्ट नहीं है, इसमें बच्चे को टीचिंग लर्निंग से उसको क्या इफेक्टिव असेसमेंट में लेके आओगे इसको।
प्रोवाइड ए डाइवर्शन टू द लर्नर, बच्चे को डाइवर्शन करने के लिए ये दिखाया जाता है ऑडियो विजुअल, ये भी बिल्कुल नहीं है। प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर, ये ऑडियो विजुअल लर्निंग एड्स बच्चे को दिया जाता है क्योंकि टीचर्स को कुछ करना ना पड़े, उसको रिलीफ मिल जाए, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं होगा। जो ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज यूज़ किया जाता है वो बच्चे का जो मैक्सिमम सेंस है उसको यूटिलाइज करने के लिए। सेंस क्या होता है? ऑडियो सेंस, विजुअल सेंस और काइनेस्टिक सेंस या तो टैक्टाइल लर्नर्स है, वो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग से सीखता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द बेस्ट मेथड टू स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए कौन सा वाला बेस्ट मेथड होगा? ये आपका डेवलपमेंटल मेथड होगा। ये आपका इसे डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो ये बेसिक साइकोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ़ इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। जो बच्चा है वो अपने आप मिस्टेक करके सीख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? जो हमने बोला था, जो बच्चा एक चीज़ को बार बार करके सीखता है, जैसे वो बच्चा या तो आप भी जब शूज़ का लेस बांधते हो ना, हम एग्जांपल दिया था, आप जब शूज़ का लेस बांधते हो तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होता है उसको मैचिंग करने का, जो पहले जैसे था वैसे बनाने के लिए। तो धीरे धीरे आप जो ट्राई करते हो, ट्राई करते करते आपका हो जाता है, तो इसको हम ट्रायल एंड एरर बोलेंगे। जो बच्चा बार बार करके वो सीखता है उसको ट्रायल एंड एरर बोलेंगे। तो इसका जो आंसर होगा आपका ट्रायल एंड एरर होगा। तो बाकी ऑप्शन भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ये नंबर ऑप्शन में आपको दिया है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन। इंस्ट्रूमेंटल जो कंडीशन है ये BF स्किनर ने दिया था। इसमें रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात बोला है। इसका एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ। इसमें अगर एक बच्चा को इस क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चा जवाब दे दिया तो उसको प्रेस कर दिया, आप उसको तारीफ़ कर दिया, तो बच्चा नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन पूछोगे ना, बच्चा जल्दी खड़ा होकर वो आंसर देने का कोशिश करेंगे। या तो दूसरा साइड में अगर आप सोचोगे कि अगर बच्चा कोई चीज़ गलत बोल दिया तो बच्चे को आप डांटोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आप जब क्वेश्चन पूछोगे तो बच्चा खड़ा नहीं होगा। उस टाइम में बच्चा डरेंगे कि अगर गलती हो जाएगा तो डांट मिलेंगे। तो इसमें आपका मेनली क्या होगा? इसमें आपका रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात आएंगे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन में। और जो ये इनसाइट है, ये लर्निंग बाय इनसाइट। बच्चा कुछ कर रहा है, करते करते सडनली कुछ उसमें से सीख गया तो इसको लर्निंग बाय इनसाइट बोलेंगे। और लर्निंग बाय इनसाइट किसने दिया था वो हमने पढ़ाया था, आप जाके देख लेना वहाँ से। और जो ये क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा बार बार करके सीखता है इसको तो ट्रायल एंड एरर बोलेंगे। क्लासिकल कंडीशन पावलोव ने दिया था। ये इसका होता है लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। इसमें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। पावलोव ने एक डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। तो डॉग के सामने खाना रखा था और एक बेल होता था, वो बेल बजाता था तो वो जो डॉग है वो खाना खाता था। तो ऐसे करते करते बाद में क्या हो गया, वो जो डॉग है ना, डॉग नेचुरली वो हैबिचुअल हो गया था। जब भी वो बेल बजता था वो उसको लगता था कि खाना आ गया। जैसे आप स्कूल में जब था, स्कूल में जो बेल बजता था ना, बेल बजने से हमको पता चलता था ये पीरियड 1 का है, ये छुट्टी का बेल है। तो धीरे धीरे हम नेचुरली उसके साथ वो एडजस्ट हो जाता है। जब भी बेल बजता है हम निकल जाता है स्कूल से, मतलब ये छुट्टी हो गया। तो ये क्लासिकल कंडीशन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्रिएटिविटी रिफर्स टू द एबिलिटी। जो क्रिएटिविटी है वो कौन से एबिलिटी को रिफर करता है? जो बच्चा क्रिएटिव होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है। तो ये ऑप्शन होगा आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। बाकी ऑप्शन भी हम डिस्कशन करेंगे। ये जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब वन वे थिंकिंग, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया तो इसमें आप एक ही तरह से सोचोगे तो इसको कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होगा, आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा तो उसके मल्टीपल आप सॉल्यूशन ढूंढोगे तो उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे। रेशनल थिंकिंग है ना, रेशनल थिंकिंग इज बेस्ड ऑन द लॉजिक। इसमें फैक्ट बेस्ड थिंकिंग होता है, वो फैक्ट को लेके थिंकिंग किया जाता है इसमें। और जो ये कॉन्क्रीट थिंकिंग है ना, कॉन्क्रीट थिंकिंग में क्या होता है, बच्चा कोई चीज़ को एक्सपीरियंस कर से या फील करके उसको सीखता है तो इसको कॉन्क्रीट थिंकिंग बोलता है। मतलब बच्चा अगर कोई चीज़ सुन के उसको थिंकिंग कर रहा है, कोई चीज़ देख के उसको थिंकिंग कर रहा है, कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करके उसको थिंकिंग कर रहा है, तो इसको कॉन्क्रीट थिंकिंग बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ मोटिवेशन।
मोटिवेशन का कौन सा फैक्टर नहीं है। जो प्राइस है, प्राइस भी एक मोटिवेशन है। बच्चे को अगर प्राइस दोगी तो वो अच्छे से काम करेंगे। बी नंबर है इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब कुछ गिफ्ट टाइप का इंसेंटिव दे दिया बच्चे को ये भी एक मोटिवेशन है। जो प्रेस है, बच्चे को अगर तारीफ़ करोगे, प्रेस करोगे तो बच्चा इसमें मोटिवेट होंगे। जो मोटिवेशन का कौन सा फैक्टर नहीं है। जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है। बच्चे को जितना भी प्रैक्टिस कराओ, ये इसमें से कोई मोटिवेशन नहीं आता है बच्चे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, इन हुइच टीचिंग मेथड लर्नर पार्टिसिपेशन इज ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें बच्चे का जो पार्टिसिपेशन होता है ये ऑप्टिमल होता है और प्रोएक्टिव होता है। तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट होता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है। कोई बुक में इसमें डिस्कशन मेथड दिया है, कोई बुक में ये प्रोजेक्ट मेथड है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट मेथड है ये लर्निंग बाय डूइंग है और जो डिस्कशन मेथड है ये ग्रुप डिस्कशन मेथड है। तो दोनों में बच्चे का प्रोएक्टिव होता है। तो ये दोनों आंसर हो सकता है ये क्वेश्चन का, लेकिन मैं जाऊँगा डिस्कशन मेथड के साथ। आपका मर्जी, आपको जो अच्छा लगे वो दे देना। जो कॉपी चेक करेंगे उसके हिसाब से वो इवालुएट करेंगे कि कौन सा वाला देना चाहिए, लेकिन मैं डिस्कशन मेथड के साथ जाऊंगा। और बाकी सब भी आप समझिए। बात सेशन मेथड क्या होता है, ये मिनी ग्रुप डिस्कशन टाइप का होता है। ये छोटा ग्रुप में बच्चे को लेके शॉर्ट डिस्कशन होता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम को लेके या तो कोई क्वेश्चन को लेके, इसको बात सेशन मेथड बोलेंगे। और जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन मेथड है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन मेथड में क्या होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम दे दिया बच्चे को, उसके बारे में बच्चा सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप टीचर्स हो, बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आप बच्चे को बोल रहे हैं हाउ टू यू मेजर द वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया ना। तो बच्चा एक बच्चा अलग अलग बोलेंगे। कोई बोलेंगे हमें जो कचरा वचरा है वो नहीं फेंकना चाहिए इधर उधर। कोई बोलेंगे हमें पॉन्ड में जाके कपड़ा नहीं धोना चाहिए। तो ये बच्चा अलग आंसर देगा ना, तो आपको ये बोर्ड में लिखना है। एक बच्चा का आंसर बोर्ड में लिखना है, फिर दूसरा बच्चा जो बोलता है वो बोर्ड में लिखना है। ऐसे करके लास्ट में जो सारा सॉल्यूशन है वो समराइज करना है। तो इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन द चाइल्ड राइट कोल्ड एस ए कोल्ड, ग्रिल एस ए गर्ल, फायर एस ए फायर, शी इज सफरिंग फ्रॉम। ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में भी आया था। उसमें कौन सा डिसेबिलिटी है वो बोला था, और इसमें मेंशन करके दिया था कौन सा पार्टिकुलर लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सा है, ये पूरा मेंशन कर दिया है। और इसमें देखेंगे जो डिसलेक्सिया है ना, डिसलेक्सिया रीडिंग डिसेबिलिटी है। मतलब बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होता है, उसको डिसलेक्सिया बोलता है। और जो डिसकैल्कुलिया है ना, बच्चे को जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, बेसिक एडिशन सब्सट्रैक्शन, उसमें प्रॉब्लम होता है, उसको डिसकैल्कुलिया बोलता है। और जो डिसग्राफिया है ना, डिसग्राफिया में बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम होता है। जैसे कोल्ड को कोल्ड लिखता है, ग्रिल को गार्ल लिखता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर डिसग्राफिया होगा। और जो विजुअल स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन डिसेबिलिटी है ना, ये क्या होता है, ये जो बच्चा है ना वो विजुअल चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है। कोई भी विजुअल चीज़ देख लिया उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। अगर एक चीज़ आपने ड्राइंग बना दिया ना, एक रेक्टेंगल का या तो एक ट्राइंगल का, उसको अगर उल्टा कर दिया ना तो उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे बच्चा। तो इसको विजुअल स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन डिसेबिलिटी बोला जाता है। नंबर 23 देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये कौन सा फिलोसफी में है, ये 2019 में अभी आया था। ये एक्सेप्टेंस के ऊपर। इंक्लूसिव जो एजुकेशन है ये सब बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई भी डिसेबल बच्चा हो या तो कोई भी बच्चा हो, सारा बच्चा को एजुकेशन में एक्सेप्ट करना चाहिए। सारा बच्चा को राइट है एजुकेशन लेने का और एक साथ पढ़ने का। सेग्रीगेशन नहीं होगा, बच्चे को सेग्रीगेट नहीं कर, एक्सक्लूजन मतलब हटाना नहीं होगा, बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाओगे। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट नहीं है। ये जो एक्सेप्टेंस है ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग का जो अप्रोप्रिएट डेफिनेशन वो हमने क्या बोला था, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। जो लर्निंग का डेफिनेशन है ये मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। बाकी ऑप्शन देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ द स्किल, डेवलपमेंट स्किल भी है लेकिन ये अप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं है। सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये भी सॉल्विंग प्रॉब्लम भी एक लर्निंग का पार्ट है लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है। इमोशनल एलिमिनेशन ऑफ एरर, ये भी एक पार्ट है लर्निंग का लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, व्हेन अ चाइल्ड गेट्स बोर्ड व्हिल डूइंग ए टास्क इट इज ए साइन दैट। जो बच्चा
बोर होता है टास्क को करने के लिए, तो ये क्या साइन है बच्चे का? ये जो इंटेलिजेंट चाइल्ड होता है ना, ये जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है, गिफ्टेड चाइल्ड होता है, वो जनरली नॉर्मल क्लासरूम में वो बोर हो जाता है। उसको ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है, न्यू न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करने को होता है उसको। तो बच्चा क्यों बोर होता है टास्क करने में? तो देखेंगे द चाइल्ड इज़ नॉट इंटेलिजेंट, बिल्कुल नहीं, ये इंटेलिजेंट चाइल्ड की बात ही कर रहा है। द चाइल्ड फाइंड दैट द टास्क हैज़ बिकम मैकेनिकली रिपीटेटिव। जो एक ही चीज़ बार बार बच्चे को रिपीट करने देगी ना, तो इंटेलिजेंट बच्चा, जो क्रिएटिव बच्चा होता है ना, उसको बोर लगेंगे क्लास में। तो उसको हमेशा नया नया चीज़ सीखने का क्यूरियोसिटी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, चाइल्ड इज़ नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग। ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। चाइल्ड नीड टू बी डिसिप्लिन, बच्चे को डिसिप्लिन करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो बच्चा तब बोर होता है जो एक ही चीज़ बार बार कराया जाता है ना, और चीज़ जो एकदम इजी होता है। तो जो इंटेलिजेंट या गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो ये चीज़ करने में बोर हो जाता है। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द प्राइमरी टास्क ऑफ ए टीचर इज़। एक जो टीचर है उसका प्राइमरी टास्क क्या होना चाहिए? टू टीच द प्रिस्क्राइब कैरिकुलम, एक कैरिकुलम को खाली पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। टू प्रोमोट द स्टडी हैबिट, बच्चे को स्टडी हैबिट्स को प्रमोट करना चाहिए, ये टीचर का टास्क नहीं है। सी नंबर है, टू स्टिमुलेट एंड गाइड द स्टूडेंट लर्निंग, जो बच्चे के लर्निंग है ना उसमें गाइड करना चाहिए। टीचर जो है ये एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेंगे, और जो टीचिंग होगा ना ये लर्निंग सेंटर मेथड होगा। जो फैसिलिटेटर मतलब क्या होता है, बच्चा खुद का खुद करके सीखेंगे, टीचर खाली सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे जब भी ज़रूरत होगा तब। प्रोवाइड ए डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, ये जो रेमेडियल टीचिंग है ये प्राइमरी टास्क नहीं है। जो बच्चा कोई प्रॉब्लम फील करेंगे उसी को रेमेडियल टीचिंग दिया जाएगा, सब बच्चा को रेमेडियल टीचिंग नहीं दिया जाएगा। तो प्राइमरी टास्क टीचर का वही होना चाहिए, टू स्टिमुलेट एंड गाइड द स्टूडेंट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एजुकेशन डेवलप द चाइल्ड, जो एजुकेशन है चाइल्ड का क्या डेवलप करता है? इंट्यूशन तो नहीं होगा। बच्चे का एक्सप्रेशन नहीं डेवलप करता है, बच्चे का इनेट पावर डेवलप करता है। एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी कुछ हद तक सही है, लेकिन मेन जो है ये आपका इनेट पावर डेवलप करता है एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कौन सा होगा जिसमें बच्चा खुद एक्टिविटी करके सीखेंगे? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू फिक्स करिकुलम, जो फिक्स करिकुलम के हिसाब से स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही नहीं होगा। मटेरियल्स आर प्राइमरी टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक, ये जो प्राइमरी टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक में बच्चे को पढ़ाने की बात कर रहा है ना, ये टीचर सेंटर मेथड है। टीचर रोल्स इज इंटरएक्टिव एंड हैव ए डायलॉग विद द स्टूडेंट, ये जो टीचर्स है वो हमेशा इंटरएक्टिव रहेगा बच्चे के साथ, एंड हैव ए डायलॉग विद द स्टूडेंट, बच्चे के साथ हमेशा कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, बच्चे को सपोर्ट करते रहेंगे। इसका आप बोल रहे हो टीचर रोल ऐसे फैसिलिटेटर बोल सकते हो आप, ये बिल्कुल सही होगा आपका। टीचर डिसिमिनेट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट आर द रिसिपिएंट ऑफ द नॉलेज, टीचर इन्फॉर्मेशन को डिसिमिनेट करेंगे और जो बच्चा है वो पैसिव रिसिपिएंट होगा, बच्चा खाली इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे, तो ये भी सही नहीं होगा आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द एबिलिटी टू क्रिएट, डिस्कवर और प्रोड्यूस ए न्यू आइडिया और ऑब्जेक्ट, जो बच्चे का एबिलिटी होता है न्यू चीज़ को क्रिएट करना, डिस्कवर करना, न्यू आइडिया या प्रोजेक्ट को, तो ये कौन सा बच्चे में होता है? तो ये नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज से आप न्यू क्रिएट नहीं कर सकते, कोई चीज़ को डिस्कवर नहीं कर सकते हो। बच्चे की इंटेलिजेंस से भी नहीं होगा, बच्चे का इन्वेंशन से भी नहीं होगा। जो बच्चा क्रिएटिव होता है ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता है, ये इसका एबिलिटी टू क्रिएट होता है, एबिलिटी टू डिस्कवर, ये नया नया चीज़ को हमेशा डिस्कवर करता है। तो इसका आंसर होगा आपका क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इज कैरेक्टराइज बाय, एक जो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम होगा इसको कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हो? ये टीचर्स एंड एक्टिव लर्नर्स, एक टीचर्स है और एक एक्टिव लर्नर्स है। इसमें कुछ भी नहीं बोला है कि बच्चा कैसे एक्टिवली काम कर रहा है, खाली एक टीचर्स है और एक्टिव लर्नर्स, ये भी नहीं होगा। ये वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर द लर्नर्स, ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में बच्चे के लिए वैराइटीज़ ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ होना चाहिए, तभी तो बच्चा एक्टिविटीज़ करके खुद का खुद लर्निंग बाय डूइंग करेंगे। चाइल्ड इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द क्लासरूम, बच्चे को सेंटर में लिया जाता है टीचर्स एंड करिकुलम के बीच में, लेकिन बच्चे को फिजिकल क्लासरूम में सीटिंग की बात बोल रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। जो सेंटर ऑफ द लिया जाता है उसमें जो करिकुलम है वो बच्चे के हिसाब से होना चाहिए, और जो टीचर का टीचिंग होगा वो बच्चे के हिसाब से होना चाहिए, उसी को बच्चे को सेंटर में बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, चिल्ड्रन को क्लासरूम के बीच में बैठा दिया है, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। चिल्ड्रन टीचर्स अदर चिल्ड्रन अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर्स, एक बच्चा दूसरे बच्चा को पढ़ाएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर्स, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। तो ये आपका 2020 का क्वेश्चन ख़त्म हो गया, अभी 2021 का सॉल्व करेंगे अभी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द 2021 क्वेश्चन पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, दिस स्किल्स
which aims to secure and sustain the attention of a children during the direct teaching is। इसमें हमने वो जो माइक्रो टीचिंग स्किल पढ़ाया था ना अब इसमें, तो इसमें वैरायटी ऑफ स्किल्स था, तो उसके बारे में बोल रहा है इसमें बच्चे का कौन सा वाला डायरेक्ट टीचिंग में ज़्यादा अटेंशन होगा। तो पहले वाला देखिए स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, जो टीचर्स है ये खाली चीज़ों को एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक्स होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे, ये थोड़ा बोरिंग टाइप का है, ये आपका नहीं होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। जो टॉपिक्स है उसमें वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल देंगे, इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे और बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे इसमें पढ़ाने के लिए, तो इसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा और बच्चा ज़्यादा अटेंशन देंगे। और स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में टीचर जो है वो क्लासरूम में वॉक करके पढ़ाता है और इसमें गेस्चर्स भी यूज़ किया जाता है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन होता है। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट ये भी नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ जो है माइक्रो टीचिंग स्किल हमने पढ़ाया था, तो वहाँ जाके आप डिटेल्स में पढ़ लीजिए ये सारा जो स्किल्स है इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु इज़ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू द टीचिंग एंड लर्निंग। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग कौन सा होगा, जिसमें बच्चे खुद का खुद लर्न करेंगे करके, तो उसी को कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन देखेंगे अभी। टीचर एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लान टू द स्टूडेंट। एक टीचर जो है वो बच्चे को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं है, ये टीचर सेंटर्ड है। जो टीचर है वो आके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान एक्सप्लेन कर रहा है स्टूडेंट को। नेक्स्ट देखिए बी नंबर, द टीचर एक्सप्लेन एंड आस्क द क्वेश्चन अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान। ये जो टीचर है टॉपिक्स को पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते वो डिफरेंट क्वेश्चन आस्क कर रहा है बच्चे को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान के बारे में, ये भी एक टीचर सेंटर्ड मेथड है, ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है। सी नंबर देखिए, टीचर आस्क द स्टूडेंट टू डू सेल्फ रीडिंग अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ये जो टेक्स्ट बुक से पढ़ने का बात है ना, ये भी टीचर सेंटर्ड है, ये लर्नर सेंटर्ड नहीं है। आपको याद रखना है जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है। इसमें डी नंबर देखिए, स्टूडेंट ट्राई टू एक्सप्लोर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान एंड ड्रॉ कंक्लूजन इंडिपेंडेंटली। जो बच्चा है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान वो खुद एक्सप्लोर करेंगे, फिर वहाँ से सीख के वो इंडिपेंडेंटली उसका कंक्लूजन निकालेंगे, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें बच्चे का चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो रहा है, इसमें लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट एम टू असेस द स्टूडेंट। जो फॉर्मेटिव और समेटिव हमने बोला था, जो फॉर्मेटिव है ये थ्रू आउट द ईयर होता है, ड्यूरिंग द ईयर, और जो समेटिव होता है वो एंड ऑफ द ईयर है, जो एनुअल एग्जाम होता है ये समेटिव होता है। तो इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन एम है क्या है, स्टूडेंट को असेस करने के लिए। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर द क्राइटेरिया इज मीट और नॉट। ये जो क्राइटेरिया मीट और नॉट बोल रहा है इसको नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन है, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द लर्निंग एंड द मेक इम्प्रूवमेंट। जो बच्चा है इसको थ्रू आउट द ईयर बच्चे को मॉनिटर करेंगे उसका कितना लर्निंग हो रहा है, फिर कोई भी उसको प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए उसको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग से उसका प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे और उसको रेमेडियल टीचिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए सी नंबर, फॉर द पर्पस ऑफ असाइनमेंट मार्क्स और बेटर ग्रेड्स। ये जो फॉर्मेटिव एसेंस है ये असाइनमेंट मार्क्स और बेटर ग्रेड्स के लिए असेसमेंट किया जाता है। फॉर सर्टिफाइंग स्टूडेंट मास्टरी ऑफ इंटेंडेड लर्निंग, ये सर्टिफिकेट दिया जाता है उसका मास्टरी ऑफ लर्निंग की वजह से। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है, आप ये याद रखना। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है ये बच्चे को जो लर्निंग प्रोसेस है इसको थ्रू आउट द ईयर टीचर इसको ऑब्जर्व करते रहते हैं और वहाँ पे कोई भी डिफ़िकल्टी होता है तो उसी टाइम उसको इम्प्रूवमेंट करने का ऑप्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, हुई इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट फीचर्स ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट। जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट हमने बोला था ये एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव टर्म है सीसी का। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट में क्या होता है, इसमें जो स्कूल है ये सारा चीज़ स्कूल ही करेंगे, जैसे ये इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट करेंगे। जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है जो नया पॉलिसी है उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट एंड लर्निंग आउटकम। ये कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट एंड लर्निंग आउटकम की बात नहीं करता है। इट फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, बच्चे का रोट मेमोराइजेशन के बारे में बात नहीं करता है। इनहेंसिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चिल्ड्रन, बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट करने की बात नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, असेसमेंट यूज टू बेंचमार्क स्टूडेंट लर्निंग अगेंस्ट द criteria such as possession skill, learning indication and learning outcome based on identified learning curriculums aim and objective is। जो ये आपका बेंचमार्क लर्निंग हो, स्टूडेंट्स लर्निंग होगा ना, बेंचमार्क लर्निंग मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट लेके बच्चे का वो लर्निंग को असेसमेंट किया जाता है ना, तो ये आपका होगा समेटिव इवैल्यूएशन की पार्ट, और समेटिव इवैल्यूएशन की पार्ट होगा तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा इसका आंसर। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट है, और जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। ये थ्रू आउट द ईयर्स बच्चे को असेस करोगे, इसमें
जैसे आपका यूनिट टेस्ट हो गया, ये सारा असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंडर आएंगे। असेसमेंट एस लर्निंग जो है ये बच्चा खुद असेस करेंगे या पेयर ग्रुप में असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है ये स्टैंडर्ड टेस्ट से किया जाएगा। जैसे आपका एनुअल एग्जाम हो गया, हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, उसमें ग्रेड दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसको समेटिव इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं। असेसमेंट विथ लर्निंग, ये असेसमेंट विथ लर्निंग ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, रीता वॉज टोल्ड बाई हर टीचर टू टेल समथिंग अबाउट सीता विथ रिगार्ड टू हर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ द साइंस। इसमें रीता को बोल रहा है आप सीता को कुछ बोलिए, आपका जो इंटरेस्ट है साइंस की सब्जेक्ट उसके हिसाब से। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें पेयर असेसमेंट टेक्निक हो रहा है। एक बच्चा दूसरे बच्चा का असेसमेंट कर रहा है, इसमें वो पेयर असेसमेंट होगा, सेल्फ असेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि रीता सीता को बोल रहा है। तो ये आपका पेयर असेसमेंट टेक्निक होगा। ग्रुप असेसमेंट टेक्निक भी नहीं है ये। ग्रुप असेसमेंट टेक्निक होने से बहुत सारा बच्चा होगा। इंडिविजुअल असेसमेंट टेक्निक भी नहीं है ये। तो ये पेयर असेसमेंट टेक्निक होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट ए सिलेक्शन टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, जो हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, वेरीफाइड टाइप क्वेश्चन होता है, ऐसा टाइप क्वेश्चन होता है। तो इसमें बोल रहा है कौन सा वाला सिलेक्शन टाइप नहीं है। सिलेक्शन टाइप मतलब इसमें आपको चूज द करेक्ट आंसर दिया जाएगा, उसमें से आपको खाली एक तो सिलेक्ट करना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। तो सिलेक्शन टाइप कौन सा नहीं है। जो ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टाइप है तो इसमें सिलेक्शन टाइप है। ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स मतलब बहुत सारा आपका ऑप्शन दिया जाएगा, उसी से एक ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आपको चूज करना है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा इसमें आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, इसमें आपको वर्ड में लिखना है। जो शॉर्ट आंसर टाइप होगा ना, ये आपको 1 वर्ड में लिखना है या तो लेस देन 20 वर्ड्स में लिखना है। तो कुछ न कुछ बच्चे इसमें आंसर देंगे, लिख के आंसर देंगे, इसमें सिलेक्शन नहीं होता है। टाइप है मैचिंग टाइप में भी ये सिलेक्शन बेस है, क्योंकि ये कॉलम 1 और कॉलम बी से एक के साथ दूसरे को मैच करना है, इसमें खाली सिलेक्शन करना है। और डी नंबर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बहुत सारा ऑप्शन दिया है, उसी से एक को सिलेक्ट करना है। जो इसमें सिलेक्शन वाला नहीं है, जो हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा, इसमें बच्चे को कुछ लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दी चेंजेस प्रोड्यूस बाय द डेवलपमेंट कैन बी। जो डेवलपमेंट होने के बाद जो चेंजेस होता है उसको क्या करेंगे, उसको मेजर थ्रू नी ऑब्जर्वेशन। डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं करेंगे कभी भी, उसको इवालुएट थ्रू नी ऑब्जर्वेशन। बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको इवालुएट नहीं करेंगे। इवालुएट इसमें क्या बोल रहा है, जो मेजरमेंट और इवालुएट, अगर हम ये दोनों टर्म को समझेंगे ना, जो मेजरमेंट है, अगर बच्चे का एग्ज़ाम ले रहा है ना, तो उसमें बच्चे को नंबर असाइनमेंट किया जाएगा, बच्चे का हाइट फीट, वो मतलब क्वांटिटी टर्म में उसको किया जाएगा, इसको मेजर बोलेंगे। और जो इवालुएट बोलेंगे ना, इवालुएट कब बोलेंगे, बच्चे का जो एनुअल एग्ज़ाम होगा ना, इसमें बच्चे को कितना मार्क्स मिले हैं, तो उसको इवालुएट बोलेंगे, इसको बच्चे को जज करेंगे। तो ये जो चेंजेस प्रोड्यूस हुआ है ना डेवलपमेंट से, उसको जज नहीं कर सकते हो, तो ये भी नहीं होगा। थ्रू नी ऑब्जर्वेशन में क्या होगा ना, इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहा है ना कोई भी चीज़ को, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसको जो टास्क दे रहा है वो किस रेट में कर रहा है, बच्चे का जो इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इसको हम असेसमेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें बोल रहा है डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस इज एसोसिएट विद द। जो डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना, ये आपका टॉपिक्स का नाम ही है, डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। मतलब डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कुछ टाइम तक वो ग्रोथ होता है, फिर जब बच्चा मेच्योरिटी अटेंड करता है ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। तो इसमें इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जो डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन बाकी टर्म भी हम समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमने इसका एग्जांपल दिया था। बच्चा पहले क्या करता है, बच्चा पहले हाथ हिलाना सीखता है, फिर बच्चा फिंगर हिलाना सीखता है, फिर बच्चा दोनों को एक साथ कंबाइन करके दोनों को यूज़ करके, मतलब दोनों को कोऑर्डिनेट करके यूज़ करता है। तो इसको हम इंटीग्रेशन बोलेंगे। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू होल रिस्पॉन्स, तो इसको इंटीग्रेशन बोला जाएंगे। और प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन में क्या होता है, इसमें हमने क्या बोला था, डेवलपमेंट इन एनी एस्पेक्ट रिफ्लेक्ट द अदर एस्पेक्ट्स। अगर एक डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो दूसरा जो आपका डेवलपमेंट का साइड होगा उसमें भी इम्पेक्ट होगा। जैसे अगर मान लो एक बच्चे का कोई बीमार हो गया ना, कोई जेनेटिकल डिजीज़ हो गया, तो उसका जो बच्चे का डेवलपमेंट होगा ना, उसमें भी इसका इफेक्ट पड़ेंगे। तो ये बोल रहा है इंटर रिलेशन, मतलब एक साइड में आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो दूसरा साइड में भी प्रॉब्लम होगा। जैसे बच्चा अगर हेल्दी होगा तो
उसमें जो काम करने का वो जो ताकत होगा ना वो भी होगा बच्चे के साथ। तो ये इंटर रिलेशन बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। और प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन में क्या होगा, जो बच्चा है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे थ्रू एक्सपीरियंस और थ्रू इन्वायरमेंट। मतलब ये इंट्रैक्शन करके करेंगे। जब छोटा बच्चा होता है वो कहाँ से सीखता है? छोटा बच्चा मेनली जो उसका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है ना वहाँ से ज़्यादा सीखता है, वो इंट्रैक्ट करके सीखता है और बाई थ्रू एक्सपीरियंस वो खुद का खुद एक्सपीरियंस करके सीखता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, थिंकिंग इज समथिंग ईगोसेंट्रिक बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पीपल पर्सपेक्टिव ग्रोथ ड्यूरिंग एज में बच्चे का जो थिंकिंग है वो ईगोसेंट्रिक होता है। जो चाइल्डहुड स्टेज होता है ना बच्चे का, अर्ली चाइल्डहुड, इसमें बच्चा एकदम ईगोसेंट्रिक होता है। बच्चा जो भी सोचता है ना उसको ये लगता है जो दूसरा आदमी है वही सोचता होगा, तो ये बच्चा ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होता है। यंग एडल्टहुड में ईगोसेंट्रिक नहीं होता है। प्री नेटल पीरियड तो ये माँ का पेट में होता है, ये क्या थिंकिंग होगा इसका। इन्फेंसी टू टॉडलहुड ये भी नहीं होगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड। ये क्वेश्चन नंबर 11, डेवलपमेंट ऑफ हैबिट स्किल वैल्यूज एंड मोटिव्स इन ए चिल्ड्रन शेयर्ड बाय रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ ए सोसाइटी इज नोन एज। बच्चा जब सोसाइटी से हैबिट स्किल एंड वैल्यू मोटिव्स ये सारा चीज़ सीखेंगे ऐसे रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम सोशलाइजेशन। जो बच्चा सोसाइटी में इन्वॉल्व होकर कुछ सीखता है उसको सोशलाइजेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द सोशल कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड मीन्स दैट। जो सोशल कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इसका मतलब क्या है? जो सोशल कल्चरल डेवलपमेंट है वो बच्चा सोशल कल्चर में डेवलप करता है, उसी को सोशल कल्चरल डेवलपमेंट बोलता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द क्लासरूम टीचिंग ओनली, बिल्कुल नहीं है। चिल्ड्रन अर्न फ्रॉम द एडल्टहुड, चिल्ड्रन बच्चे एडल्टहुड बच्चे से सीख रहा है, ये नहीं है। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द सोशल एंड कल्चरल बिलीव एटीट्यूड एंड कॉन्टेक्स्ट, ये जो बच्चा सोशल एटीट्यूड सीखता है, सोशल मतलब वो बिलीव सीखता है, इसमें ट्रेडिशन होता है, तो ये सारा चीज़ जब बच्चा सीखता है ना तो इसी को सोशल कल्चरल डेवलपमेंट बोलता है। और जो चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द पीयर ग्रुप ये भी सोशल कल्चरल डेवलपमेंट नहीं है बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है फिजिकल स्किल दैट इन्वॉल्व द लार्ज मसल स्किल इज नोन एज। तो इसमें दो चीज़ हमने बोला था, लार्ज मसल स्किल इसमें और स्मॉल मसल स्किल, और आप ग्रोस मोटर स्किल बोल सकते हो या तो फाइन मोटर स्किल जो है, ये दो टर्म है। तो फाइन मोटर स्किल हम देखेंगे। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है? फाइन मोटर स्किल में जो बच्चा एकदम शार्प होता है, जैसे पेन को होल्ड करना, उसे लिखना, मतलब आपका जो मोटर फाइन मोटर होता है ना उसको यूज़ करना, उसको फाइन मोटर स्किल बोलेंगे। और जो ग्रोस मोटर स्किल्स है, ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या होता है? जो आपका जो बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट यूज़ करेंगे ना उसको ग्रोस मोटर स्किल बोलेंगे। जैसे रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, पूरा बॉडी को आप यूज़ कर रहे हो तो इसको ग्रोस मोटर स्किल बोलेंगे। और प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिक एक्चुअली आपका जो ब्रेन का कनेक्शन होता है ना, कोई भी चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो या एक्सपीरियंस कर रहे हो उसी को कैसे सिग्नल जाता है ब्रेन में, इसको प्लास्टिसिटी बोलेंगे। और जो सीविंग स्किल है, ये सिलाई करने का स्किल्स है, इसको भी हम जो सिलाई करने का स्किल्स है ना ये भी आप फाइन मोटर स्किल के अंडर आता है। तो इसमें बोला है फिजिकल स्किल दैट इन्वॉल्व द लार्ज मसल इज नोन एज। जो लार्ज मसल यूज होता है फिजिकल स्किल में ये ग्रोस मोटर स्किल्स होता है, और जो स्मॉल मसल्स होता है वो फाइन मोटर स्किल्स होता है। और 14 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो द मेजर फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में कौन सा मेजर्स होता है? तो देखेंगे, ग्रोथ रेट इज स्लो, ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होता है अर्ली चाइल्डहुड में। स्ट्रेंथ एंड एथलेटिक स्किल इम्प्रूव, स्ट्रेंथ एंड एथलेटिक स्किल जो है ये मेनली आपका लेटर चाइल्डहुड में जाके होता है, अर्ली चाइल्डहुड में नहीं होता है। फर्निबिलिटी टू द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस इज ग्रेट, ये इतना ज़्यादा नहीं होता है, इन्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं सीखता है अर्ली चाइल्डहुड में इसमें। और देखिए, हैंडीनेस अपीयर, फाइन एंड मोटर स्किल इंप्रूव, ये वाला आपका करेक्ट होगा। ये जो हैंडीनेस टर्म है ना, हैंडीनेस क्या होता है? जो बच्चा है इसमें डिसाइड करता है कि वो राइट हैंडर होगा ना लेफ्ट हैंडर होगा, उसको जिस हैंड में ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है, वो जिस हैंड से काम करना अच्छा लगता है उसको, तो उसी टाइम वो हाथ को चूज़ करेंगे। इसमें बोल रहा है उसका बच्चे का हैंडीनेस अपीयर्स होता है, फाइन्स एंड मोटर स्किल इंप्रूव। इसमें बच्चे का जो मोटर स्किल्स है, फाइन मोटर स्किल, जैसे पेन को होल्डिंग करना या तो कोई शार्प चीज़ को करना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन करना, तो इसमें बच्चा डिसाइड करता है कौन सा हैंड यूज़ करेंगे, तो उसी को हैंडीनेस अपीयर्स बोलता है। तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग द रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज एग्जांपल ऑफ। जो बच्चा थॉट प्रोसेस में वो रिमेंबरिंग कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, तो ये क्यों कर सकता है? इसके लिए वो कोग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से बच्चा ये कर रहा है, क्योंकि कोग्निटिव डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट का पार्ट ये नहीं है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सोशल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट तो आपको पता है फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट भी ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द प्रोसेस थ्रू व्हिच द चाइल्ड डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स टुवर्ड्स द अदर पीपल इन द सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स रूल्स एंड लॉस। जो बच्चा प्रॉपर बिहेवियर एंड एटीट्यूड डेवलप करता है ना सोसाइटी में बेस्ड ऑन रूल्स नॉर्म्स ये सब की वजह से, तो इसको हमने क्या बोलेंगे, इसको हम मॉरल डेवलपमेंट बोलेंगे। मॉरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है ये किसने दिया था, ये कॉलबर्ग ने दिया था मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। और ये इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी नहीं होगा, सोशल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो आप जब ये मॉरल डेवलपमेंट में कॉलबर्ग थ्योरी पढ़ोगे तो इसमें आपको पता चल जाएंगे कैसे रूल्स एंड लॉ को फॉलो करता है। तो उसमें अलग अलग स्टेज में इसको डिस्क्राइब किया है, तो आप वीडियो में जाके देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जेंडर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको एग्जाम में आता है। जेंडर एक्चुअली जो है, जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। इसमें सेक्स और जेंडर दो का क्या डिफरेंस है। जो सेक्स है ये सेक्स इसे बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, और जो जेंडर है ये सोशल कंस्ट्रक्ट। और सेक्स को हम मेल एंड फीमेल में उसको डिवाइड करेंगे, और जो जेंडर है इसको मास्कुलिन एंड फेमिनिन में डिवाइड करेंगे। तो जेंडर जो है ये सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी ने दिया है इसको। तो ये कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। और ये जो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है ये सेक्स आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्स रोल स्टेरियोटाइप। सेक्स रोल स्टेरियोटाइप किसको बोलता है, जब हम बोलता है ना घर में कि लड़का का तो काम है बाहर से कमाई करना, और जो लड़की का काम है वो तो खाली कुकिंग करने का काम है, ये एक सेक्स रोल स्टेरियोटाइप्स होंगे। तो इसको देखेंगे, सेक्स रोल स्टेरियोटाइप इज रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड टू आइडेंटिफाई द अदर पीपल ऐसे मेल और फीमेल। अदर पीपल को आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे मेल एंड फीमेल, ये आपका सेक्स रोल स्टेरियोटाइप नहीं होगा। एसोसिएशन ऑफ चिल्ड्रन विद रिगार्ड टू सर्टेन टेबल्स एंड पोजेशन विद द मैन एंड वुमेन। ये जो चिल्ड्रन का एक पोजेशन होगा ना, कि जो छोटा बच्चा है वो देखना उसको जैसे ट्रीट करोगे ना, उसका एक माइंड में वो आ जाता है, जो फीमेल है वो फीमेल खाली घर में झाड़ू करेंगे कुकिंग करेंगे, और जो मेल है वो बाहर से इनकम करेंगे, बाहर का जो हेवी काम है वो मेल करेंगे। तो ये जो बच्चा है ना उसका माइंड में एक वो पोजीशन बैठ जाता है। तो ये वाला करेक्ट होगा आपका सेक्स रोल स्टेरियोटाइप के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट मेन एंड वुमेन आर स्टे सेम थ्रू आउट द ईयर्स। जो मेन्स और वुमेन है थ्रू आउट द ईयर सेम होगा, ये सेक्स रोल स्टेरियोटाइप नहीं है। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट द सम बायोलॉजिकल सेक्स स्टे द सेम इवन दो दे मे अपीयर टू चेंजिंग देयर ड्रेस इन देयर हेयर स्टाइल। इसमें बच्चे को लगता है अगर जो आदमी ड्रेस को चेंज करने से भी उसका जो सेक्स रोल्स है वो सेम रहेगा। जैसे अगर फीमेल भी शर्ट पैंट पहन के आएंगे तो वो फैमिली रहेंगे। तो ये सेक्स रोल स्टेरियोटाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, ये स्कूल गिव प्रीफरेंस टू ए गर्ल्स हु विल प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट लेवल डांस कंपटीशन दिस रिफ्लेक्ट। एक गर्ल्स चाइल्ड को प्रीफरेंस दे रहा है एक स्टेट लेवल डांस कंपटीशन में। तो इसको आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया आपका जेंडर बायस, क्योंकि इसमें जेंडर बायस हो रहा है। जेंडर बायस में क्या होगा, जो मेल और फीमेल है उसमें किसी एक को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे, इसको जेंडर बायस बोलेंगे। जो सेक्स रोल स्टेरियोटाइप और जेंडर बायस है ये दोनों में कन्फ्यूज मत होना। जो सेक्स रोल स्टेरियोटाइप्स है वो एक कथा है, वो आदमी बोला जाता है कि ये मेल का काम है ये फीमेल का काम है, वो एक जो नॉर्म्स है ना वो नॉर्म सेट कर देता है। और जो जेंडर बायस होता है, जेंडर बायस में ये क्या होता है, ये अनइक्वल अपॉर्चुनिटी। बच्चे का जो अगर मेल होगा, मेल को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है एक जगह पे, उसमें फीमेल को ज़्यादा मिल रहा है, या तो फीमेल को ज़्यादा नहीं मिल रहा है मेल को ज़्यादा मिल रहा है, तो उसको जेंडर बायस बोलेंगे। जैसे अभी भी कोई भी जॉब में क्या होता है, उसमें मेल को ज़्यादा प्रीफरेंस करा जाता है। जैसे कोई हेवी वर्क का काम होगा तो उसमें देखना फीमेल कम ही होता है, उसमें मेल आदमी ज़्यादा होता है। तो ये एक जेंडर बायस है। अगर वो इंटरव्यू देने भी जाता है ना फीमेल, वो अच्छा इंटरव्यू भी देता है, फिर भी मेल को लिया जाता है। तो ये एक जेंडर बायस है। ये ग्लोबल ट्रेंड नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं है इसमें तो खाली गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये गर्ल्स चाइल्ड प्रीफरेंस ये तो कोई बात भी नहीं है। तो ये जो गर्ल्स को ज़्यादा प्रीफरेंस दे रहा है इसलिए ये जेंडर बायस हो रहा है, क्योंकि हमेशा मेल्स और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए इंडिविजुअल चाइल्ड टू फाइंड आउट द डिटेल व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर सेट ऑफ बिहेवियर और इवेंट और ए कंडीशन इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। जो बच्चे का जब इन डेप्थ स्टडी करेंगे ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ा था, एक जो केस स्टडी है बच्चे का इन डेप्थ स्टडी करेंगे।
ये जो एक्शन रिसर्च है ना, एक्शन रिसर्च, ये छोटा छोटा रिसर्च किया जाता है, जैसे जो टीचर्स का टीचिंग मेथड कैसा है, बच्चे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके साथ फिर करेक्शन करेंगे छोटा छोटा चीज़ों को, उसको एक्शन रिसर्च बोला जाएंगे। विद इन द स्कूल में होता है एक्शन रिसर्च। और जो सर्वे स्टडी है, सर्वे स्टडी क्या होता है, अब बाहर में जाके आप सर्वे करते हो, जैसे आपका पॉपुलेशन सर्वे करते हो, बहुत सारा सर्वे है, वो सर्वे मेथड बोलेंगे। और जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कोई भी चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट को आप डिटेक्ट करोगे, तो इसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी बोलेंगे। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज द रिफ्लेक्टिव जर्नल सर। रिफ्लेक्टिव जर्नल हमने क्या बोला था, जो बच्चे का ओन्स लर्निंग्स को, वो जो बच्चे खुद एक्सपीरियंस कराया है, खुद का लर्निंग क्या है, उसको रिफ्लेक्ट करने का हम रिफ्लेक्टिव जर्नल बोला था। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट एटीट्यूड। पर्सनल रिकॉर्ड ये एटीट्यूड के बारे में नहीं है। पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट एप्टीट्यूड भी नहीं है। पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट भी नहीं है। पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस, जो बच्चा का पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसी को रिफ्लेक्टिव जर्नल बोला जाता है। तो फिर बच्चा जब वो पर्सनल रिकॉर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस को लिखेंगे ना डायरी में या तो रिफ्लेक्टिव जर्नल में, फिर बाद में जाके बच्चा उसमें देखेंगे वो क्या ले क्या था वहाँ पे, क्या इंप्रूवमेंट उसको करना चाहिए, तो इसी को रिफ्लेक्टिव जर्नल बोला जाता है। नंबर 23 देखिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड हमने क्या बोला था, जो एक स्पेसिफिक इवेंट्स को लिखा जाता है बच्चे का, तो उसी को एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलेंगे। इसमें ऑप्शन देखिए, ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पर्सनल एंड बैकग्राउंड डिटेल्स ऑफ ए चाइल्ड। जो ऑल बैकग्राउंड एंड पर्सनल डिटेल्स है, ये आपका पोर्टफोलियो में होगा, ये एनेक्डोटल में नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए सिग्निफिकेंट एपिसोड, ये ऐसा टाइम में होगा, सिग्निफिकेंट एपिसोड, पर्टिकुलर एपिसोड, पर्टिकुलर ओकेशन, ऐसा टाइप का जो होगा उसमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलेंगे। तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। और सी नंबर देखिए, द मैकेनिज्म ऑफ रिकॉर्डिंग द ग्रेड्स और मार्क्स ऑब्टेन बाय द चिल्ड्रन इन समेटिव असेसमेंट। बच्चे के ग्रेड्स और मार्क को लिखा जाएगा समेटिव असेसमेंट में जो मिला है, ये आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड नहीं होगा, ये पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। द कलेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन नोट कैरिड आउट बाय द चाइल्ड अबाउट हिज और ओन परफॉर्मेंस अचीवमेंट, ये जो खुद का ओन परफॉर्मेंस वो करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, इसको रिफ्लेक्टिव जर्नल बोला जाएंगे, एनेक्डोटल नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन इज ए सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग वेज। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, जो हर बच्चा है वो एक ही क्लास में पढ़ेंगे, और जो बच्चा है उसके हिसाब से टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। इसमें ऑप्शन दिए गए, प्रोवाइड द एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन स्कूल। जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ऑफ स्कूल, उसको एजुकेशन देना चाहिए, लेकिन ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बोल रहा है, खाली देना चाहिए, लेकिन जो बच्चे के हिसाब से टीचिंग देना चाहिए वो नहीं बोला है यहाँ पे, तो ये वाला नहीं होगा आपका। सेग्रीगेट एंड एक्सेप्शनल चाइल्ड इन द स्कूल, जो एक्सेप्शनल चाइल्ड होता है उसको सेग्रीगेट करना चाहिए। जो एक्सेप्शनल चाइल्ड कौन सा वाला होता है, जो बच्चा स्लो लर्नर होता है, बच्चा इंटेलेक्चुअल होता है, अंडर अचीवर होता है, इसको एक्सेप्शनल चाइल्ड बोला जाता है। इट इंक्लूड्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, ये इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। सुइटेबल एडॉप्ट टू मीट द लर्निंग नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे की जो लर्निंग नीड्स है उसके हिसाब से टीचिंग दिया जाएगा, इसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाएगा। 25 डिसेबिलिटीज मीन्स, जो हमने 3 डेफिनेशन पढ़ा था, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप। तो डिसेबिलिटीज मीन्स क्या है, इसमें हम देखेंगे अभी। The loss or abnormality of a psychological and physiological or anatomical structure that damage the tissue due to disease or trauma, ये वाला आपका disability नहीं है। The disadvantage of an individual due to the loss of tissue and prevent limit to the fulfillment of role, ये भी नहीं है। The rest नंबर ऑप्शन देखिए, the restriction or a lack of ability to perform an activity in manner considered for a normal human being। इसमें जो डिसेबल चिल्ड्रन है वो लेक होता है या तो रेस्ट्रिक्शन होता है डे टू डे लाइव एक्टिविटीज़ करने में एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो ये वाला आपका डिसेबिलिटी का डेफिनेशन होगा। द हैंडीकैप ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यू टू द डैमेज ऑफ टिश्यू, ये बिल्कुल नहीं है। 26 देखिए, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। डिसलेक्सिया हमने क्या बोला था, ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होता है। इसमें 16 को 61 पढ़ लेता है, या तो कोई भी चीज़ को वो पढ़ने में दिक्कत होता है, उसको डिसलेक्सिया बोलेंगे। बिहेवियरल डिसऑर्डर नहीं है। मैथमेटिकल डिसऑर्डर जो है इसको हम डिस्कैल्कुलिया बोलेंगे। मेंटल डिसऑर्डर, ये जो बच्चा, ये अलग है, ये आपका डिसलेक्सिया नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है, स्टूडेंट हु डू नॉट परफॉर्म बेटर इन द स्कूल देन वुड बी एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज एबिलिटी इंडिकेटेड बाई इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। जो बच्चे से एक्सपेक्ट करता है टीचर, उसके हिसाब से वो रिजल्ट नहीं दे पाता है। उसकी जो बच्चे का इंटेलिजेंस है, उसका जो एप्टीट्यूड है, उसके हिसाब से वो रिजल्ट नहीं दे पाता है, तो उस बच्चे को हम अंडर अचीवर बोलेंगे।
अंडर अचीवर में क्या होता है, बच्चे का कोई भी फैक्टर की वजह से वो मतलब फाइनल एग्जाम में रिजल्ट नहीं दे पाता है, लेकिन जो क्लास में है उसका जो इंटेलिजेंस है, उसका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो एकदम अच्छा होता है। टीचर इसलिए उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, लेकिन फाइनल ईयर में जाके या तो फेल हो रहा है या तो जितना एक्सपेक्ट करता है उतना नहीं आ रहा है ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर। इसको अंडर अचीवर बोलेंगे। ये एवरेज स्टूडेंट नहीं है, क्रिएटिव स्टूडेंट नहीं है। ये क्रिएटिव स्टूडेंट तो डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, मीडियोकर स्टूडेंट भी नहीं होंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, द टीचिंग इज ए साइंस, बिकॉज टीचिंग इज ए साइंस भी है, टीचिंग इज ए आर्ट्स भी है। आप देख लेना इसको। इट कॉल द एक्सरसाइज फॉर टैलेंट एंड क्रिएटिविटी, ये आपका नहीं होगा। जो साइंस है ये आप सिस्टमेटिक चीज़ों को सिस्टमेटिकली करता है साइंस में। इट इन्वॉल्व द टेक्निक, स्किल एंड प्रोसीड्यूर्स दैट कैन बी स्टडीड सिस्टमेटिकली। ये साइंस में हम चीज़ों को सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, तो ये वाला राइट होगा। इज बहुत फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, ये नहीं होगा। इट इज़ फॉर्मल ओनली, नहीं होगा। तो ये जो टीचिंग इज अ साइंस है ये आप देख लेना, और टीचिंग इज अ आर्ट्स क्या है वो भी देख लेना। आप नेट में सर्च करने से मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द टेक्टल लर्नर। टेक्टल लर्नर कौन सा वाला है? जो टेक्टल लर्नर या काइनेस्टिक लर्नर है वो चीज़ों को करके वो सीखता है, चीज़ों को वो टच करके सीखता है, वो फील करके सीखता है, उसी को टेक्टल लर्नर बोला जाता है। तो इसमें टेक्टल लर्नर कौन सा नहीं है? दे नीड टू फिजिकल एंड ट्राई समथिंग इन ऑर्डर टू लर्न, वो खुद ट्राई करके सीखता है, तो ये टेक्टल लर्नर है। दे एक्सप्रेस देयर लर्निंग विद बेस्ट विद द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट करके ज़्यादा एक्सप्रेस करता है उसका लर्निंग को, ये भी टेक्टल लर्नर का पार्ट है। दे आर ऑफ्टन गिफ्टेड इन फिजिकल एटीट्यूड लाइक रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग एंड अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये भी टेक्टल लर्नर का पार्ट है। टेक्टल लर्नर और टचिंग, फीलिंग या तो करके सीखता है। दे बेनिफिट फ्रॉम लिसनिंग एंड लेक्चर, ये लेक्चर को सुन के वो सीखता है, ये बिल्कुल नहीं है। तो टेक्टल लर्नर कौन सा वाला नहीं है? तो ये वाला बिल्कुल राइट होगा आपका आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन इज लर्न बेटर बाय। जो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन है ना वो लर्निंग बाय डूइंग करके ज़्यादा सीखता है। वो बच्चा खुद का खुद करके सीखता है, ऑब्जर्वेशन करके इतना ज़्यादा नहीं सीखता है, लिसनिंग करके तो सीखता ही नहीं है बच्चा। तो ये डूइंग एक्टिविटीज़ लर्निंग बाय डूइंग करके ज़्यादा सीखता है, आस्किंग क्वेश्चन से भी नहीं सीखता है। तो हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है एलपी का 2019, 2020 एंड 2021। होप सो आपका रिवीजन भी हो गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए एग्ज़ाम में, आप अच्छा मार्क्स कैरी कर पाओगे। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।